बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सबकी सोच और जुम्मा मुबारक भी आप सबको। आज जुम्मा है और आई होप सो कि आप सब बड़े ही एक्साइटेड होंगे जुम्मे को सेलिब्रेट करने के लिए और तैयारी में इस वक्त बल्कि सभी तैयारी करना शुरू कर चुके होंगे। हसनैन, व्हाट डू यू से? बिल्कुल ऐसी है। मैं हसनैन लियाकत, आप देख रहे हैं सुबह की सोच। जिस तरह निम्रा ने कहा, जल्दी से उठिए, जो जुमे की सुन्नतें हैं वो पूरी कीजिए और आज जो है वो एक ऐसा दिन है जिसमें आपको पूरी की पूरी तैयारी करनी चाहिए और जल्दी से उठ के मस्जिद में भी जाना चाहिए। देखिए, हर जुमे को हसनैन हम लोग अपना फरीजा समझ के हमारे जो भी नाज़रीन है, जो भी लोग हमें देखते हैं, बाकायदगी से सुनते हैं, उनको याद कराते हैं कि मुसलमान की ईद है जुम्मतुल मुबारक। तो आज हम लोग अपनी ईद सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह मिलके। ये 2 घंटे तो हमारे आपके साथ होंगे और हमारी कोशिश होगी कि मिलके इस दिन को सेलिब्रेट किया जाए। टॉप स्टोरीज भी आपके साथ शेयर करेंगे कि आज के प्रोग्राम में हम किस बारे में बात करने लगे। कल आपको याद होगा कि हमने प्रोग्राम में ही बल्कि ब्रेकिंग न्यूज पे ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास आ रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से हम वक्तन फवक्तन बात कर रहे थे, उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या होने जा रहा है जलसे को लेकर। लेकिन फिर एकदम से पता चला कि भाई जलसा आउट ऑफ नोवेयर मनसूख हो गया है। एकदम से आजम सवाती साहब की मुलाकात हुई, बैरिस्टर गोहर की मुलाकात हुई अडयाला जेल में इमरान खान से और उसके बाद जलसा मुलतवी हो गया। अच्छा, जब मुलतवी होने के बाद कल की जो सारे दिन की डेवलपमेंट्स हैं उसके मुताबिक जी समझ मुख्तलिफ किस्म की खबरें सामने आई, वो प्रोग्राम में शेयर करेंगे। सो पीटीआई का इस्लामाबाद में होने वाला जलसा मुलतवी, 8 सितंबर को जलसे की इजाजत मिल गई। अब ये क्या है, इस पे बात करेंगे इन डिटेल प्रोग्राम में आगे बढ़ के। जी हाँ, दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो मुबारक सानी जमानत केस में पंजाब हुकूमत की नजरसानी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और इसके अलावा फजलुर रहमान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। और ये कल बल्कि सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत थी इसको भी वजह बनाया गया जलसे के मुलतवी होने का। खैर, बिल्कुल कारसाज हादसे की बात की जाए तो मुलजिमा की ज़हनी हालत दुरुस्त करार और क्या मुलजिमा नताशा दानिश को सजा मिल पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके हवाले से प्रोग्राम में डिस्कशन। बिल्कुल जी, और इस पे कुछ डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। और जो इस वक्त मर्द थे और जो बच्ची थी, उनकी जो लोग जाम बहक हुए, उनकी फैमिली से उनके चचा यानी कि जो शख्स जो जाम बहक हुए उनके छोटे भाई हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे, तो उनसे भी हम आपकी बात करवाएंगे। और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कुछ फोटोग्राफी पर, जो कि ना सिर्फ एक पेशा है बल्कि एक पैशन भी है। बहुत सारे लोगों का ये हॉबी होता है, बहुत सारे लोगों का ये पैशन होता है। सो व्हेन पैशन बिकम्स प्रोफेशन एंड हाउ डज इट कम आउट, और उस पर बातचीत होती है प्रोग्राम में आगे जाकर। बिल्कुल, और प्रोग्राम में हम बात करेंगे अरशद नदीम की कामयाबी के पीछे कितना ज्यादा हाथ है उनके कोच सलमान इकबाल भट्ट साहब का, उनसे भी बात होगी। और इसके अलावा जो है वो नज़र के हवाले से बात होगी प्रोग्राम में आगे जाके कि नज़र बद उसके क्या असरात होते हैं, उससे किस तरह बच सकता है, उसको किस तरह अवॉइड किया जा सकता है। ये तमाम तर डिस्कशन होगी आज के इस प्रोग्राम में। बिल्कुल जी, ये सब मामलात होंगे जिन पे हम डिस्कशन करेंगे। आपके साथ एक कुछ स्टोरीज है पहले प्रोग्राम में, वो शेयर करते चलें कि के इलेक्ट्रिक ने नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि नेपरा में बिजली महंगी करने की दरख्वास्त जमा करवा दी। जराये के मुताबिक के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली 3 रुपए 9 पैसे मजीद महंगी करने की दरख्वास्त की गई है। आई एम नॉट रेडी फॉर दिस, आई एम लिटरली नॉट रेडी फॉर दिस, बट के इलेक्ट्रिक ने जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त जो है उसकी मद में ये दरख्वास्त दायर की है। और आई होप सो कि ऐसा ना हो, बट लेकिन कराची वालों के लिए बुरी खबर है। कराची वालों के लिए जो खबरें वैसे भी अच्छी नहीं होती, लेकिन एक तो उनका पाला के इलेक्ट्रिक से पड़ा हुआ है और ऊपर से के इलेक्ट्रिक ने एक और दरख्वास्त नेपरा को भेज दी है, जो कि जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा में उन्होंने जमा करवा दी है। और जो नेपरा अथॉरिटी है उसने कहा है कि 29 अगस्त को समाअत करेगी इसके ऊपर और फिर फैसला करेगी दरख्वास्त का। और जो के इलेक्ट्रिक के सार्फिन है उनकी बात की जाए तो 6 अरब 20 करोड़ 60 लाख रुपए का बोझ उनमें पड़ने का इम्कान है। और कराची वालों के लिए अब मैं समझता हूँ कि हमें ज्यादा हमदर्दी होनी चाहिए। हाँ, एक तो वहाँ पे हालात ठीक नहीं है, न पानी के हालात वहाँ पे ठीक, न बिजली के हालात ठीक, ऊपर से उनका पाला पड़ा होता है के इलेक्ट्रिक के साथ, वहाँ की केएमसी के साथ। इस तरह की चीजें कराची की जब भी रिपोर्ट होती हैं तो यकीन मानिए कि दिल खराब हो जाता है। और बिल्कुल यहाँ पे नाज़रीन को हसनैन ये भी हम बताते चलें कि नेपरा में और जून की एडजस्टमेंट के तहत भी के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर बिजली महंगी कर चुका है, जबकि के इलेक्ट्रिक के लिए मई और जून की एडजस्टमेंट में बिजली 5 रुपए 76 पैसे जो है वो महंगी की गई है। तो अभी ये मजीद जो खबर सामने आई है इंतहाई बुरी खबर है। आगाज करने का दिल नहीं करता इसकी खबरों के साथ, लेकिन हम भी मजबूर है।
बिल्कुल ऐसे है जिस तरह कराची की बात आपने की, सिंध की बात की, अब पंजाब वालों के लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि आज जितनी भी खबरें हैं मुझे लगता है कि स्टार्ट में हमें थोड़ा सा पंजाब के हवाले से या सिंध के हवाले से जब हम बात करते हैं तो इस तरह की खबरें कि जिसमें तंबीह दी जाती है। हाँ। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी PDMA ने अगले 24 घंटों में सूबे के जो मुख्तलिफ अजला हैं उनमें बारिश की पेशगोई की है। इंडस रिवर कम सैलाब की हालत में है, जबकि चनाब की बात की जाए, रावी की बात की जाए, जेलम और सुतलज के दरियाओं की बात की जाए तो उनमें पानी की सतह मामूल पर है। तरबेला डैम मुकम्मल तौर पर भर चुका है और मंगला डैम में पानी की सतह 71% है। बाखरा और पोंग डैमों में पानी की सतह बिलतरतीब 54 और 53 है, जबकि बसंतर नाला जो कि नारोवाल में है उसमें कम सैलाबी सतह पर है। सो ये अगले जो 3-4 दिन है पंजाब के लोगों के लिए, जहां जहां के हमने नाम लिए वहां पे आपने केयर जरूर करनी है, और जब बारिश हो तो कोशिश ये कीजिए कि अपने घरों में रहिए, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस तरह की सैलाबी सूरत हाल का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। हाँ जी, इससे मुतालिक जो है वो इदारों ने ऑब्वियसली प्रिकॉशनरी मेजर्स या जो भी आपने करना है वो रिलीज किए होते हैं, नोटिफिकेशंस, डिटेल्स आई होती हैं आपके पास, तो आप लोग ख्याल रखा करें। सैलाबी सूरत हाल है, अल्लाह ना करे, तो उसे बचने के लिए एटलीस्ट अपनी जान तो बचाई जा सके ना। बाकी तो कुछ चीजें ऐसी जो इंसान के इख्तियार में नहीं होती, लेकिन अपनी जान बचाना या उसके लिए ख्याल करना ये हमारे इख्तियार में है, सो ये तो एटलीस्ट करना चाहिए। अच्छा जी, मुतादिद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने वाले पाकिस्तानी इरफान महसूद ने एक और आलमी रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है, और इस बार उन्होंने उनके साथ जो है ये रिकॉर्ड बनाने में नन्हे सुफियान महसूद भी शामिल है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट ने इस हवाले से लिखा कि किसी शख्स के जो है वो गिर्द जो है वो चढ़ने का तेज तरीन वक्त 7.87 सेकेंड है, और ये कामयाबी इरफान महसूद और सुफियान महसूद दोनों पाकिस्तान से हैं। इन्होंने डेरा इस्माइल खान पाकिस्तान में 19 जून 2024 को हासिल की। इरफान महसूद एक से ज्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स रखने वाले जो है उसके टाइटल होल्डर हैं। इसी तरह सुफियान की अगर बात की जाए तो सुफियान ने भारत का मुश्किल तरीन रिकॉर्ड तोड़कर ये एजाज अपने नाम किया, जिसके बाद सुफियान पाकिस्तान के कम उम्र तरीन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन चुके हैं। सो कंग्रेचुलेशंस टू बोथ। जी, दोनों को मुबारक हो। और इस तरह की अच्छी खबरें अब कराची वालों और पंजाब वालों के बाद एक अच्छी खबर थी जो हमने आपके साथ शेयर की है, और ये काफी बड़ी खबर है, क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका अगर नाम आ जाए तो ये आपके लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक फख्र का मुकाम होता है। इसके बाद अगली खबर भी पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, और एक ऐसी खबर है जो कि तारीफ जब दुश्मन के मुंह से हो तो वो सुनते हुए मुझे तो बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस होती है। एक भारतीय यूट्यूबर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टोर में मेड इन पाकिस्तान लेबल वाली जैकेट देखकर खुशगवार हैरत का इजहार किया। भारतीय यूट्यूबर हैं ईशान शर्मा, जिन्होंने अमेरिका में सफर के दौरान मारूफ आईवी यूनिवर्सिटी का दौरा किया, और वो सफर के दौरान यादगारी अशिया की खरीदारी करना चाहते थे। और जब शर्मा जी यूनिवर्सिटी के हार्वर्ड शॉप में पहुंचे तो ईशान शर्मा ने पहले एशिया की कीमतों पर जो चीजें थी, अशिया थी, उनकी कीमतों पर हैरत का इजहार किया, और फिर कपड़ों पर लगा हुआ मैन्युफैक्चरिंग लेबल देखा जिस पर मेड इन पाकिस्तान लिखा था। उसको देखकर हैरान हो गए। तो शर्मा जी, हमारा भी कोई काम बनता है, हमारा भी हक बनता है, हर चीज पे मेड इन इंडिया तो नहीं लिखा जा सकता। हैरत ना किया करें, खुश हुआ करें और दुआ किया करें कि पाकिस्तान इसी तरह से तरक्की करता रहे, आपको पूरी दुनिया में मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स मिलती रहे और ऊपर से सस्ती भी मिलती रहे। हाँ, पाकिस्तान और इंडिया दोनों बेशक अलग हो गए, लेकिन हम लोगों की रिवायात, हम लोगों के कल्चर्स, हम लोगों की तारीख, सबसे बड़ी बात है हमारी हिस्ट्री मिलती है, तो हम लोग अलग नहीं है उस तरह से। तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही जब तरक्की करते, भाई हम तो पाकिस्तान में बैठे, इंडिया भी तरक्की करेगा, हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारे लिए हमारा दोस्त मुल्क है, तो हम तो खुशी होंगे। सो आई थिंक सो कि शर्मा जी जो हैं वो भी खुशी होंगे जब उन्होंने मेड इन पाकिस्तान देखा होगा। अच्छा जी, रूस के सदर जो है पुतिन, उन्होंने 13 साल बाद अचानक मुस्लिम अक्सरती आबादी वाली रियासत जो है उसका दौरा किया। हाँ जी, और उस मौके पर रूसी सदर जो है वो कुरान पाक का नादिर नुस्खा तोहफे में दिया गया, जिसे उन्होंने एहतरामन चूमा और फिर सीने से भी लगाया। और ये जिस रियासत का विजिट कर रहे थे जो मुस्लिम अक्सरती आबादी है, मुफ्ती आजम ने रूसी सदर को कुरान पाक की सूरह अनफाल की आयत भी पढ़कर सुनाई और इसका रूसी जुबान में तर्जुमा भी करके उनको दिखाया, जिसने ओब्वियसली कोई ना कोई, कुरान पाक में बहुत तासीर होती है,
तो जब उन्होंने ये तिलावत सुनी होगी, आई एम श्योर कि कोई ना कोई उनके दिल पे एक असर हुआ होगा। बिल्कुल ऐसी है चेचनिया, खूबसूरती है कुरान पाक की। चेचनिया के हवाले से जिस तरह आपने बात की, चेचनिया एक ऐसी रियासत है जो कि बेसिकली अलग है थोड़ी सी रशिया से, उनका अपना निजाम है, लेकिन अल्टीमेटली मुस्लिम अक्सरियत आबादी है वहाँ पे। जो हुक्मरान है उनका भी मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक है, लेकिन वहाँ पे इतने सालों बाद प्यूटन साहब का जाना, क्योंकि अक्सर हमने ऐसी खबरें सुनी थी कि इससे पहले रशिया वहाँ पे जुल्म कर रहा है, कुछ इस तरह की दास्तान है, लेकिन ये वाली जो पिक्चर्स हमें आ रही हैं ये वहाँ की मुस्लिम आबादी के लिए एक बहुत ही अच्छी पिक्चर्स हैं। इसके बाद थोड़ा सा जिक्र करते हैं निम्रा गजा का, और गजा के हक में अब ना सिर्फ पाकिस्तान या फिर मुस्लिम जो कंट्रीज हैं वो इकदाम कर रही हैं, बल्कि इस दफ़ा जो हमारे पास खबर है वो ये है कि कोलंबिया की जानिब से एक बहुत बड़ा इकदाम सामने आया है। इजराइल को कोयले की दरामद कोलंबिया ने रोक दी है, और कोलंबिया के सदर गुस्टावो ने कहा है कि हमसे खरीदे गए कोयले को इजराइल ने फ़लस्तीनी बच्चों को मारने वाले बमों में इस्तेमाल किया, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने ऐलान किया कि कोलंबिया का कोयला बमों में इस्तेमाल की वजह से अब उनका मुल्क इजराइल को कोयला बरामद नहीं करेगा, और ख्याल रहे कि इजराइल अपनी ज़रूरत का 50% कोयला कोलंबिया से दरामद करता था, और गुज़श्ता बरस की इब्तदाई 8 माह में $320 मिलियन मालियत का कोयला कोलंबिया से खरीदा गया। सो कोलंबियन जो प्रेसिडेंट है गुस्तावो, उनको हमारा सलाम है। और आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा है कि मुस्लिम कम्युनिटी के बाहर भी, अगर यूरोपियन कम्युनिटी की बात की जाए या फिर अमेरिकन रीजन की बात की जाए, वहां से भी इजराइल को एक टफ टाइम मिल रहा है, एंड दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर द पीपल ऑफ गजा एंड फॉर द कॉज ऑफ फलस्तीन। बिल्कुल ऐसे ही है, और फलस्तीन के लिए कोई भी शख्स या दुनिया की कोई भी शख्सियत जब सामने आएगी तो वो पूरी दुनिया की दाद ही समेटेगी, क्योंकि पूरी दुनिया को चाहते ना चाहते हुए ये मालूम है इस वक्त के इजराइल जो कुछ फ़लस्तीन में कर रहा है वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, वो जेनोसाइड है, वो जुल्म है, वो जंग है। तो वहाँ पे जो है जो जुल्म किया जा रहा है निहत्ते फ़लस्तीनियों के साथ, बेगुनाह फ़लस्तीनियों के साथ, उस पर पूरी दुनिया इस वक्त आवाज़ उठाना चाहिए बल्कि उसको। खैर आगे बढ़ते हैं, एक और आपके साथ स्टोरी शेयर करेंगे। दुनिया की मौमर तरीन इंसान जो हैं मारिया ब्रानियास जो है वो मंगल को 117 बरस की उम्र में स्पेन में इंतकाल कर गई। ये सबसे ज़्यादा उम्र वाली शख्सियत टू बी वेरी ऑनेस्ट कंसिडर की जाती हैं। मारिया जो है उनके ख़ानदान ने एक्स पर उनके अकाउंट पर लिखा कि वो हमें छोड़कर चली गई और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नींद के दौरान पुरअमन तरीके से चल बसी। और ये जो खातून है मोमर, ये काफ़ी इनकी उम्र जो थी, ये अमेरिका में पैदा हुई थी और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में दोनों आलमी जंगें भी देखी। और जनवरी 2023 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने फ्रांस के एक शख्स हैं, वो 118 उनकी उम्र थी, तो उनके बाद जो मारिया ये बाज़ाब्ता तौर पर दुनिया की दूसरी शख्सियत ऐसी हैं जो इस उम्र में जो मतलब इतनी लंबी उम्र जिन्होंने पाई है। जी हाँ, मारिया ब्रानियास मोरिया जो कि बाज़ाब्ता तौर पर मामर तरीन खातून थी, जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जिस तरह निम्रा ने बताया, उन्होंने उनको कबूल भी किया और उनकी बड़ी पजीराई भी हुई। वो इंतकाल कर गई हैं, अमेरिका में पैदा हुई, फिर आगे कहाँ भी उनकी वफात हुई। लेकिन 117 साल में 2 आलमी जंगें देखी, बहुत बड़े बड़े मुल्क उन्होंने बनते हुए देखे, पाकिस्तान बिगड़ते हुए देखे, पाकिस्तान बनते हुए देखा, ये पूरा खित्ता बनते हुए देखा। और 117 साल अगर उनकी उम्र है तो मेरा हिसाब से उन्होंने खिलाफत उस्मानिया का दौर भी देखा होगा। तो सब कुछ ही पता होगा उनको बहुत कुछ पता हुआ होगा। खैर ये थी कुछ हमारी आज की शॉर्ट स्टोरी जो आपने आपके साथ शेयर की। इस सेगमेंट से फिलहाल इतना ही। और जब हम वापस आएंगे तो पीटीआई के जलसे के साथ क्या हुआ, अंदरूनी कहानी क्या है, उस पर बातचीत होती है एक ब्रेक के बाद। आपने हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको सुबह की सोच में खुशामदीद कहते हैं। आप लोगों को याद होगा कि 2-3 रोज पहले कारसाज वाकया कराची वाला हमारे सामने आया और हमने तमाम तर उस पर जो कुछ हैपनिंग्स हो रही हैं, जो भी अपडेट्स हैं, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हसनैन आपको भी बताती चलूं कि अभी अभी ब्रेक में ही मैं ये खबर देख रही थी, ये नई खबर सामने आई है जी कि ये जो खातून है, ये जो मोहतरमा है नताशा साहिबा, ये इनकी एक और वीडियो भी सामने आई है जिसमें इनको वाज़ेह तौर पर उसी रोज उसी सड़क पर मजीद गाड़ियों को जानबूझकर हिट करते हुए देखा जा सकता है। ये मोहतरमा देखा जा सकता है कि उसी रोड पर पहले एक सफेद रंग की गाड़ी को ये हिट करती हैं, उसके बाद जब वो गाड़ी उनके आगे से हट जाती है तो फिर अपनी गाड़ी की रफ्तार को ये बड़ा तेज करती हैं। फिर साथ ही जब ये आगे जाती हैं तो इनके सामने एक बाइक आ जाती है, बाइक पे 2 अफराद जो है वो बैठे होते हैं
और ये उस बाइक को भी हिट करती हैं और वो बाइक को साइड पे करती हैं, फिर ये आगे स्पीड से निकल जाती है और बाइक पे बैठे जो 2 शख्स हैं वो गिर जाते हैं सड़क पे और उसके बाद वहां पे सिक्योरिटी अमले को जमा होता हुआ देखा जा सकता है। आसपास से लोग फिर उनको बचाने के लिए आए। तो कहने का मतलब ये है कि ये मोहतरमा अपने तकब्बुर में इतनी ये कोई बड़ी शख्सियत थी कि ये सड़क पे कोई और गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकती थी और जो भी इनके सामने आता था ये उसको कुचलते हुए आगे जाती थी। तो ये जानबूझकर इस तरह करती थी। ये वीडियो भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं अभी। बिल्कुल ऐसे ही है और ये इनकी पुरानी हरकतें थी और हर जुर्म को साबित करने और मुल्जिमान को सजा दिलवाने तक का सफर बहुत तवील होता है। जुर्म के इर्तिकाब से सजा या बरियत के दरमियान बहुत से ऐसे पहलू हैं जिनकी वजह से जहां एक तरफ मुकदमा बन भी सकता है वहीं बिगड़ भी सकता है। अगर कारसाज हादसे की जिसकी निम्रा बात कर रही है उसकी बात करें तो मुल्जिमा जो है नताशा दानिश, क्या उनको सजा मिल पाएगी या फिर एक मर्तबा फिर हमें वही नजर आएगा जैसे होता हुआ आ रहा है कि मुल्जिमान चंद दिनों में सलाखों के बाहर होंगे। कारसाज हादसे के हवाले से हम जानेंगे ये जो हादसा पेश आया जो वहाँ पे हमारे साथ हैं इम्तियाज आरिफ साहब जो कि लवाहिकीन में शामिल हैं जिनकी भतीजी और भाई इस हादसे में शहीद हुए। इम्तियाज आरिफ साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो आपसे ABN न्यूज़ की तरफ से मैं ताज़ियत करना चाहूँगा। बताइएगा इस पूरे वाक़ये की क्या पेशरफ्त हुई अभी तक? जी आपका बहुत शुक्रिया। आप लोगों की वजह से ही हमें हिम्मत मिली है कि जो है हम अपने हक की बात कर सकें और मुजरिम को सही उसके एंड तक पहुंचा सकें इंशाल्लाह। अभी तक सूरत हाल के जैसे आप फरमा रही थी कि जैसे जो है ये साहिबा जो है पीछे भी कुछ गाड़ियों को टक्करें मारती रही है और मोटरसाइकिलों को टक्करें मारते हुए यहाँ तक पहुंची और जहाँ के फिर उन्होंने आखिर में मेरे भाई जो मोटरसाइकिल पे अपनी बेटी के साथ जो है और जॉब से अपनी बेटी को पिक करके वापस लेके आ रहा था वहां पर उसने इनको हिट किया है। मैं आपको थोड़ा सा और बैकग्राउंड बताऊं, ये जो है वहां पे लोगों ने मुझे ये भी बताया, कल मैं खुद बजाते खुद उस जगह पर गया था जहां पर जो है ये इंसिडेंट अकर हुआ था। पहले तो मुझे इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी लेकिन तदफीन के बाद मुझे मौका लगा और मैं वहां पे खुद गया तो वहां पे जो है मुझे ये भी बात पता चली है कि वहां पे उन्होंने पीछे एक कोने पे हबीब बैंक से पहले सिगरेट का केबिन है, वहां पे इन्होंने गाड़ी रोक के और वहां पे जो सर्विंग बॉय होता है उसने इनको सिगरेट दी है। उन्होंने सिगरेट खरीदी है उधर वहां से और पैसे दिए नहीं दिए उसको, वहां से वो तेज रफ्तारी में वहां से गुजरी है वो। और गुजरने के बाद जो है उसने उस वक्त भी वहां पर भी जो है एक साहब को टक्कर मारी है जिसमें उसको कुछ ज्यादा चोट तो नहीं लगी लेकिन उनके साथ उनकी तल्ख कलामी हुई। तल्ख कलामी के बाद इन्होंने एक्सेलरेटर पे जैसे कि जब किसी से झगड़ा होता है तो उसके बाद जब आप गाड़ी में बैठ के जाते हैं तो स्पीड में इन्होंने वहां से गाड़ी जो है दौड़ाई है और उस गाड़ी को दौड़ाते हुए जो आपने फिर जो वाकया जो वीडियो जिसका आप जिक्र कर रही हैं फिर उसके बाद वो इंसिडेंट शुरू होता है जिसमें वो टक्करें मारते हुए जा रही हैं। तो इससे जो भी आगे आ रहा है वो उसको टक्कर मार रही है जी, जो भी आ रहा है उसके तो इससे तो ये अंदाजा होता है कि जो है ये इनके पास इनके ऊपर तो 302 का भी जो है मुकदमा दायर होना चाहिए। जो कल की जो मैंने थोड़ी सी खुद जो इन्वेस्टिगेशन अपने तौर पे जो की है और वहां पे तो कैमरे भी लगे हुए हैं, वहां पे गवर्नमेंट का डूम कैमरा जो है वो भी लगा हुआ है। ये ऐसी मसरूफ जगह है कारसाज रोड जहाँ पे जो है नेवी का अपोजिट साइड पे पूरा हेड ऑफिस है और दूसरी साइड पे KDS स्कीम 1 है जहाँ पे बड़े बड़े जो ओहदेदारान है हुकूमत के और सियासी वो लोग जो है वहाँ पे रिहाइश पजीर है। PMLN का भी दफ्तर वहाँ पे मौजूद है। ये इतनी तो ये इसमें बिल्कुल ये मालूम किया जा सकता है कि ये घर से जब निकली हैं उस गली के पिछले वाले ही घर पे गली पे कहीं पे इनकी वालदा का भी घर है जिसमें जहाँ से फौरन ही इनकी बहन जो है वो तशरीफ ले आई थी। ये सारी बातें जो है जो मैंने कल खुद जाके वहां पर आई विटनेस लोगों से जो है सवालात पूछे तो उन्होंने मुझे बताया उसी जिस जगह पे जाके गाड़ी उल्टी है उसके अपोजिट कैंडी लैंड का दफ्तर है और वो जो सिटी है जिसको इन्होंने बिल्कुल डिमोलिश कर दिया है वो सिटी जो है उसमें जो नौजवान जो है बैठा हुआ था बाहर इंतजार कर रहा था अपनी अहलिया का, वो जो है बराबर में अगर आप मेरे पास एक और वीडियो भी है जिसमें वो उनकी वाइफ जो है वो बड़ी तेजी से दौड़ते हुए आ रही हूँ, परेशान है लेकिन अल्लाह ताला ने उनको सेहत भी दी और हल्की फुल्की उनको चोटें लगी हैं। वो भी उस दिन कोर्ट के अंदर मौजूद थे। तो इससे ये अंदाजा होता है कि ये शी वाज विद द इंटेंशन टू किल एवरीवन हु इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ द ड्राइविंग इन फ्रंट ऑफ कार उसके। तो
तो इनके ऊपर तो ये उस वीडियो को देखने के बाद और वहां से जितने भी लोग हैं उनको देखने के बाद तो ये तो इकदाम कत्ल का जो है भी पर्चा दायर होना चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने बहुत सारे कत्ल किए जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपके जी जी सॉरी कंटिन्यू कीजिएगा। ये तो जी जी ये तो बिल्कुल ब्रूटली जो है ना, हर किसी को मार दो, तोड़ दो, फेंक दो, उखाड़ दो। और उसके बाद जो है वहां पे जो लोग थे उन्होंने मुझे ये भी बात बताई कि जब ये गाड़ी से निकली तो जो है अब्यूसिव लैंग्वेज ये इस्तेमाल कर रही थी। और उसके बाद जो है अब इनको निकाला गया बल्कि गाड़ी से जब, तो उस वक्त भी जो अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही थी और उनसे कहा कि तुम देखते ही नहीं, देखा नहीं तुमने 2 लोगों को मार दिया। तो उस पे जो है ये फरमाती है मैं क्या करूं, जिसको मरना था मर गया। यानी कि आप ये अंदाजा करें कि अल्लाह अकबर कि किस तरीके से इन्होंने तकब्बुर जो है ना किया है, किस कदर तकब्बुर सिर्फ अल्लाह को राज है, अल्लाह पे जचता है। इंसान जो है वो किस तरीके से, और इतने ब्रूटली जो है इन्होंने, मैं वो कदम और इतना सफाकाना रवैया सर, ये तो हम मतलब आपने ये बात बताई अभी मेरे लिटरली रोंगटे खड़े हो गए ये सुन के कि वो एक तो इस तरह से कुचलती चली आ रही है लोगों को। और ये तो चले आज रिपोर्ट हो गया ना, इससे पहले भी इनका जो बिहेवियर है वो, ये शख्सियत ही इनकी ऐसी है, ये ऐसी पता नहीं क्या क्या कर चुकी होंगी मजीद भी। खैर ये बताइएगा सर कि आप लोगों को इस वाकये का कैसे पता चला और आपके भाई और भतीजी जाए वकुआ पर ही जाम भाग हो गए थे? क्योंकि जिस फोर्स के साथ, जिस इंटेंसिटी के साथ इनकी गाड़ी ने बाइक को हिट किया, आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि वो अस्पताल जाने का भी इनको टाइम मिला होगा। जी मुझे जो है आई विटनेस ने वहां पे गार्ड है, मैंने बोला उससे कि तुम जो है क्या गवाही दोगे, तो वो बेचारा बिल्कुल मुंह छुपा के जो है दौड़ लगा गया मेरे पास से। लेकिन मैंने उसको बताया कि मैं जो हूँ, जो यहाँ पे जो मेरा भाई है जो जान से यहाँ पे गए हैं इस जगह पर, वो मेरा बड़ा भाई था जिसको जो है उसने बताया कि जब इसको जो जिस जगह पे हिट किया है और जितनी दूर जाके मेरा भाई और मेरे भतीजे गिरे, आप उसको मैंने अपने बड़े बड़े कदमों के साथ उसको गिना है और कोई 49 स्टेप्स दूर जाके मेरा भाई और मेरी भतीजी गिरी है। और उसने ये बताया कि जिस वक्त गाड़ी ने हिट किया था उसी वक्त उनकी जान निकल गई थी, क्योंकि जमीन पे गिरने के बाद उनका जो है एक उंगली भी जो है उनकी नहीं हिली है, जिसमें जो है जिसमें कोई ऐसा लगे कि इसमें कोई जान है। वो उसी वक्त उनकी जो है ना हिट के फौरन बाद ही जो है उनकी डेथ हो गई थी। भतीजी में मेरी जो है वो बहुत ज्यादा थी ना जी, बहुत बेतहाशा। आप इस वीडियो को देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि किस रफ्तार से जो है इन्होंने जो है गाड़ी को हिट किया है। आप ये भी बात में रखिए, एक बेटी जब मेरी नीचे, भतीजी मेरी जब जो जमीन पे गिरी तो उसमें सांस थी, लेकिन जो है ये जो अहलकार थे हमारे इदारों के, ये जो है उन साहिबा को तो गार्ड कर लिया था उन्होंने, लेकिन जो है वो मेरी जो भतीजी को जो है कोई फर्स्ट एड देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ा इनमें से, इन अहलकारों में से। वो तो अल्लाह भला करे उस नौजवान का, बहादुर नौजवान का, कि जो पुलिस की वैन पर खड़ा हो गया और उसने कहा कि पहले वो जो है इनकी डेड बॉडी उठाओ और उसके बाद जो है तुमको जो है हम इसको लेके जाने देंगे यहाँ पे। इम्तियाज साहब मुझे ये बताइएगा कि डेट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन जो आमना है वो क्योंकि एक जगह पे जॉब भी करती थी और उनके आपके जो भाई हैं उनके वालिद साहब, वो सुना है जिस तरह हमें मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है कि पापड़ का कोई काम करते थे, तो अब घर कौन चला रहा है, कितने और लोग हैं उस घर में? और ये तो बड़ा एक अंदोनाक वाकया है कि कमाने वाले दोनों शख्स जो है वो शहीद हो चुके हैं। थोड़ा सा जो है ना ये इसमें मुबालगा है कि पापड़ को किसी ने कोई बहुत ही रॉ सी लैंग्वेज इस्तेमाल की है। Exactly. वो छोटा जो बच्चों का जो चिप्स वगैरह होते थे उसके जो है वो सप्लाई करते थे। अच्छा। बहुत बड़ा कारोबार नहीं था जी जी, बच्चों के सिर्फ वो जो मैन्युफैक्चरर से लेके मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूट करते थे जो है मुख्तलिफ जगहों पे, दुकानों पे, शॉप्स वगैरह पे, तो वो जो है मामूली सा कारोबार था, होलसेल कह सकते हैं जी उसका बिजनेस। ठीक जी वो जो मतलब थोड़ा सा मामूली सा कारोबार था, बहुत बड़ा कारोबार नहीं था। मोटरसाइकिल पे जाके वो अपने सामान जो जिनको सप्लाई करना होता था वहां पे वो सप्लाई करते थे। मामूली सा था, लेकिन अल्लाह ने इज्जत दी हुई थी। और आमना क्या करती थी सर? आमना जो है वो उसने बीएससी ऑनर्स किया था कराची यूनिवर्सिटी से, स्टैटिस्टिक्स में मास्टर्स किया था स्टैटिस्टिक्स में, और उसके बाद सिस्टम लिमिटेड जो कराची में वन ऑफ द लीडिंग सॉफ्टवेयर हाउस है, वहां पे ट्रेनी कंसल्टेंट के तौर पे जॉब कर रही थी। और उनका एमबीए जो है वो कंप्लीट हो चुका था, सिर्फ रिसर्च वर्क उनको सबमिट करना था।
17 सितंबर को उनका वाइवा होना था, जिसके बाद उनकी एमबीए हो जानी थी, और एमबीए हो जाने के बाद जो है उनकी प्रमोशन होनी थी, जिसके बाद वो ट्रेनिंग कंसल्टेंट से वो कंसल्टेंट की डेजिग्नेशन पे आ जाना था उनको। तो ये आमना का जो है वो था, और वो जो है वो हमेशा इंस्पिरेशन लेती थी। और मेरी माँ जो है वो ये बताती थी मुझे, कि वो ये कहती थी कि मुझे चाचू की तरह बनना है, क्योंकि मैं एक मतलब पीएचडी प्रोफेसर हूँ, स्कॉलर हूँ। तो उस बच्ची के भी जहन में ये था कि जो है मुझे चाचू की तरह पढ़ाई करनी है। मेरा भाई भी अनपढ़ नहीं था, वो भी बीकॉम था। हमारे खानदान में जो मेरे वालिद हैं वो उर्दू जुबान के एक बहुत मशहूर अफसाना निगार, तनकीद निगार जो है, और कॉलमनिस्ट थे। जंग अखबार में उनका कॉलम छपता था, अदबी कॉलम जो था वो उनका लिखते थे। और उससे पहले बैक इन 1970s माय फादर वाज असिस्टेंट एडिटर इन मुसावात, जो भुट्टो साहब का जो अखबार था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का मुसावात, उसके असिस्टेंट एडिटर थे। तो जो है सर, अभी फिर लवाहिकीन में कौन है एग्जैक्टली, वही सवाल। जी फाइनेंशियल जो भी हमारी चीजें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ, हयात हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी है। इंशाअल्लाह ताला हम इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगे। और मेरा जो भतीजा है जो उसामा है, वो भी अपनी एक जॉब करता है, वो भी माशाल्लाह से उसामा आमना के भाई हैं। जी जी, ओसामा जो है सबसे बड़े भाई हैं, लेकिन वो थोड़ा सा जो है कैमरा शाई हैं, और तो इस वजह से, और थोड़ा सा जो है वो झिझकते हैं इन चीजों से। तो दैट्स व्हाई ही इज नॉट इन फ्रंट। जो है मैं ही इस केस को इंशाल्लाह लीड करूंगा और कर रहा हूँ। ठीक। इम्तियाज साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा ना कि मुबालगा आराई बहुत ज्यादा हो जाती है, वो चिप्स का काम करते थे, पापड़ बेच रहे हैं, अब इसी तरह की मुबालगा आराई हो रही है कि नताशा इन कंपनी की जानिब से आपसे राब्ता किया जा रहा है, दियत के हवाले से करोड़ रुपए की ऑफर की जा रही है, इसमें कितनी हकीकत है, और अगर राब्ता होगा तो आपका क्या उसमें रद्द-ए-अमल होगा? देखिए, मुझे जो है ना, देखिए हम इंसान हैं, हम बंदे हैं अल्लाह ताला के, और हम हमारी जिंदगी में अपने बच्चों को भी यही तरबियत है, और हमारे वालिदैन ने और हमारे बुजुर्गों ने भी हमारी यही तरबियत दी है कि जब अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह से रुजू करे, पहले अल्लाह से तौबा करे, और उसके बाद सोचें कि वो जो है इंसान से माफी मांगना चाहते हैं। तो जो है अल्लाह ताला ने हमको हक दिया है कि हम माफ करें या ना करें, लेकिन अल्लाह ताला ने हमको मजबूर नहीं किया कि हम हर सूरत में उनको माफ करें। और इस वक्त ये जो सिलसिला है वो एक हमारे खानदान के साथ मुंसलिक नहीं है। कराची में सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग मोटरसाइकिल पे, अगर आपका कभी कराची में शराय फैसल का आपको इस शॉट दिखाएं तो आप देख लेंगे, अगर वहां पे 10 गाड़ियां चल रही हैं तो आराम से 60-70 मोटरसाइकिलें उस वक्त होंगी। और इसी तरीके से बेटियां, बीवियां और बच्चियां अपने वालिदैन, अपने घर के लोगों के साथ मोटरसाइकिल पे सफर करती हैं और पीछे बैठी भी होती हैं। ये इन सब का मामला है। इस वक्त अगर जो है ये जो बातें कर रहे हैं दियत का और ये इस तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट का, अगर मैं इसको अपनी जंग समझूं तो किसी कोने पे शायद जाके जो है हम माफ भी कर दें, लेकिन इस ऐसे मामलात जो कि फसाद फैला रहे हो दुनिया में, तो उस मामलात में ये इंडिविजुअल इम्तियाज आरिफ, इमरान आरिफ, आमना आरिफ का मसला नहीं है। ये जो मसला है ये पूरी रिहायशी जो कराची के जो लोग हैं, ये इन सब का मसला है। सर, ये इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज के इन्फ्लुएंस के गलत इस्तेमाल का मामला है असल में। जी, इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से ये अगर ये इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ऐसे फरिश्ते और वली अल्लाह भी इस दुनिया में रखे हैं जो इनका मुकाबला करने के लिए मौजूद हैं। और उन्होंने मुझे फुल एतमाद दिया है, फुल कॉन्फिडेंस दिया है कि आपने जो फैसला करना है इनको फैसला करवाएं, और इंसाफ लेना है आपने इंसाफ लें और आखिरी तक जाएं। हम आपके ऊपर किसी भी किस्म का इन्फ्लुएंस नहीं आने देंगे। और जो है जो जिम्मेदारान हैं शहर के, उन्होंने भी जो है आके इस बात का वादा किया है। और जो है जो यहाँ पे मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं वो लोग भी आए हैं, यहाँ पे सोशल वेलफेयर वाले भी आए हैं, और उन्होंने आके सब ने कॉन्फिडेंस दिया है, सब ने वकला हजरात का जो है वो भी दिया है। जिब्रान नासिर जो है वो हमारे लॉयर हैं, इंशाल्लाह ताला हम इनके पर दूसरा केस भी कर रहे हैं फेटल एक्सीडेंट का, जिसके फेटल एक्सीडेंट का भी हम करेंगे, और क्रिमिनल जस्टिस जो है वो भी हम हासिल करेंगे इंशाल्लाह। उसके लिए
उजैर अली खान गौरी साहब जो है वो मेरे लॉयर हैं, और जिब्रान नासिर जो है वो फेटल एक्सीडेंट का जो है वो केस हमारा करेंगे। और इंशाल्लाह ताला अगर सुप्रीम कोर्ट तक भी ये जाएंगे तो इंशाल्लाह वहां पर भी जो है हम इनके पास जाएंगे, और जब ये जो है अपील करेंगे तो ये जो है वहां पर भी हम इनके साथ जाएंगे। और अल्लाह, मैं जो हूँ अल्लाह के बाद जो है जो हमारी अदालतें हैं जहाँ पे स्पेशली सिंध हाई कोर्ट जो है इसके चीफ जस्टिस साहब से और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से दोनों से दरखास्त होगी कि जो है हजरत मैं तो खड़ा हूँ, क्या आप मुझे इंसाफ देंगे? मुझे किसी भी किस्म की कंपनसेशन या किसी चीज की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हाथ पैर सलामत रखे हैं, और जो है अल्लाह ताला ने मुझे इतनी अकल, इतनी समझ, इतनी तालीम दी है कि मैं हक और बातिल में फर्क जान सकूं। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के वक्त पे जो बयान फरमाया कि जो है बातिल मिटने के लिए है और हक कायम रहने के लिए है, तो मैं चीफ जस्टिस साहब से मैं गुजारिश करूंगा, दोनों चीफ जस्टिस साहबों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप किस साइड पे खड़ा होना चाहते हैं। बेशक इम्तियाज साहब, माजरत के साथ वक्त खत्म हो गया, आपको इंटरप्ट किया, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, और हमारी दुआएं, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। अल्लाह करे कि आमना और उसके वालिद को और जो भी उनकी बर्बरियत और जुल्म का शिकार हुए नताशा साहिबा की, अल्लाह करे उन सबको इंसाफ मिले, और नताशा जो कि सजा की मुस्तहिक उनको सजा मिले। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ चाहते हैं ब्रेक शामिल करने का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शो। अब हम सियासत की बात करेंगे। पीटीआई का इस्लामाबाद में होने वाला जलसा, उसके हवाले से बात करेंगे, जो कि मुलतवी हुआ और अब 8 सितंबर को उनको जलसे की इजाज़त मिल चुकी है। लेकिन क्या ये इजाज़त इसी तरह की है जिस तरह की पहले मिली या नहीं मिली? और उसके अलावा एक पूरी कैफियत है इस वक्त तहरीक इंसाफ में। आप ये समझ सकते हैं कि तहरीक इंसाफ कोर कमेटी को सुपरसीड किया गया, और इसी वजह से अलीमा खान भी हमें काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आई। वो कहती है कि इनका इरादा ही नहीं है कि इमरान खान को बाहर निकालें। अलीमा खान जलसा मुलतवी होने पर बरस पड़ी और उनके मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट ने ही इनको भेजा था। आजम सवाती सुबह 7:30 बजे बानी पीटीआई से मिलने क्यों गए? ये एक सवाल है। आजम सवाती को किसने भेजा था? बानी पीटीआई को कह सकें कि हम जलसा मुलतवी कर रहे हैं, हमें आपके नाम पर जलसा मुलतवी करना है। आजम सवाती से वो मिलने के लिए कैसे गए, उन्हें इजाज़त किसने दी? और दूसरी जानिब अगर बात की जाए पाकिस्तान बार काउंसिल की, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रही है। निमरा, वो ये हुआ हस्तन के पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 मेंबरान ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है कि हालिया इलेक्शन एक्ट की तरमीम को कलअदम करार दिया जाए और फिर इस पर जो है वो अमल दरामद रोकने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में इल्जाम आयद किया गया कि ये तरमीम आइन की शिकों और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले को कलअदम करने की कोशिश है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मामला है वो क्या है, इस पे बातचीत करने के लिए इन स्टूडियो हमें ज्वाइन किया जी नवीद मलिक साहब ने। उनको खुशामदीद कहते हैं। नवीद साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये क्या हुआ कल, ये जलसा मुलतवी? सबसे पहले तो मुझे कानूनी एतबार से बताइएगा कि क्या एक जमात को इजाजत होती है एहतजाज करने की या कोई धरना करने की, जबकि दूसरी जमात को नहीं होती है? कानून और आइन इसके बारे में क्या कहता है? देखें, हमारे आइन के तहत तो एहतजाज करने की या तकरीर करने की, तमाम लोगों को इज्तिमा करने की, तमाम सियासी जमातों को जो है वो इजाजत है। थोड़ा सा इंटरवीन करूंगा। मिर्जा आसिम बेग साहब भी हमारे साथ मौजूद है, मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। जवाब कंटिन्यू रखिएगा। तो जो इनको इजाज़त मिली हुई थी, क्योंकि जो जमात इस्लामी और दीगर जो इस्लामी जमातें हैं उन्होंने भी आज एहतजाज की कॉल दे रखी थी। उसमें कुछ ऐसा जो इंतज़ामिया है उसकी ये ड्यूटी है कि वो शहर में या मुल्क में अमन और अमान जहाँ पे वो मौजूद हैं कायम रखें। तो ये खदशा था कि कहीं कोई अफरा तफरी ना पैदा हो, कोई वाक़या ना हो जाए दहशत गर्दी का, जिससे कोई जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं वो कोई फ़ायदा उठा सके। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो इनका जलसा मनसूख किया गया। और वहाँ बाकी भी आपने देखा होगा शहर में कल इस तरह का आलम था। कैसे पता चल गया हुकूमत को? हुकूमत जब हाई कोर्ट का या जब अदालतों का कोई हुक्म मौजूद होता है तो हुकूमत उसके खिलाफ कैसे जा सकती है? क्या हुकूमत के खिलाफ कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस नहीं बनता है या तहरीक इंसाफ? ये तो उनके पास राइट है। देखें, पीटीआई के पास राइट है। अगर वो ये समझते हैं कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है तो वो कंटेम्प्ट में जा सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में।
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अमन व अमान कायम रखना ये इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है और वो हालात को देखते हुए ये फैसला करते हैं। और जो कल का आपने देखा होगा, कल सुबह के वक्त क्या आलम था, लोग इसी तरह आ रहे थे और खदशा था कि कोई ऐसा वाकया ना हो जाए जिससे मुल्क में अफरा तफरी हो। तो ये मुल्क में TLP कर सकती है, वहाँ पे अफरा तफरी का इतना खदशा इंतजामिया को अगर नहीं है तो तहरीक इंसाफ से इतना क्यों है? ये तो मैं वही बात कर रही हूँ कि इजाजत दे दी, अब उन्होंने 8 सितंबर को इजाजत दे दी है। अच्छा, मिर्जा आसिम बेग साहब से भी पूछते हैं। मिर्जा साहब, एक बड़ी खरीज नजर आ रही है हमें PTI में। एक तरफ अलीमा खान साहिबा हैं जो कि बरहम है कि किस तरह उनसे 7 बजे मुलाकात हुई और वो मुलाकात बड़ी अनप्रेसिडेंटेड थी, और फिर जो आपके इत्तेहादी हैं वो भी आपसे नाराज नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम तर चीजें आप पहले तय क्यों नहीं की कि 11th आवर में आपको समझ आई कि अब जलसा कैंसिल करना चाहिए? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं आपकी वसातत से पाकिस्तान की आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि रात 9 बजे के बाद हमारा जो कोर कमेटी का इजलास हुआ है उसका अलमिया भी आ चुका है, उसके सारी चीजें ये डिस्कस हुई हैं वहाँ पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो जमात है, पाकिस्तान की नुमाइंदा जमात है और इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है और अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। और हमने तमाम अपोजिशन हिदायत के लिए भी सबको दावत भी दी थी। लेकिन जहाँ तक कल का जलसा मंसूख करने की बात है तो इसकी 2 पैरामीटर्स मैं आपको बता दूं। क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में जो केस लगा हुआ था तो साथ आप देखेंगे वफाकी हुकूमत ने दारुल हुकूमत के अंदर दफा 144 नाफज कर दी थी। साथ ही मरियम नवाज ने कोई 3-4 दिन कबल कमिश्नर ऑफिस के अंदर एक मीटिंग की थी। जब उसे मीटिंग की है तो वो कमिश्नर के साथ एसीज के साथ मीटिंग करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार में चुनने के लिए एक प्लान बनाया गया था। तो वहां भी पंजाब के अंदर भी 144 नाफज कर दी गई थी। दूसरी साइड पे पंजाब के एरिया रावलपिंडी के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान मैच भी हो रहा था, उसकी हाई अलर्ट सिक्योरिटी भी थी, उसके मद्देनजर वो भी सूरत-ए-हाल थी। दूसरा आप ये देखें कि कल जो केस सुप्रीम कोर्ट में लगा जिसको ये बहाना बनाया गया, और 144 आप देखें कि जो जिनके चाहते लोग हैं जो आज सियासत कल तक हल्फिया बयान दे रहे थे जी कि हमारा सियासत से कोई तल्लक नहीं है, हम सियासत में मुदाखलत नहीं कर रहे हैं, वो आज भी वो कहते हैं ना कि फैज अमीद ने धरने वाला केस किया था, वो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आ गई है, वो जहां लोग बैठा दिए गए थे, कल इसी तरह के लोग रेड जोन के अंदर दाखिल करवाए गए और वहां पे भी 144 लगा हुआ था, लेकिन पुलिस उनकी आवाज में आवाज मिला रही थी और साथ होकर नारे लगा रही थी। वहां तो आप देखें ना, एक मुल्क में 2 कवानीन तो नहीं हो सकते ना। एक तरफ आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को मतलब 9 मई की तरफ पे फ्लैग शिफ्ट एक ऑपरेशन की तरफ आप सोचें और वफाकी हुकूमत उसमें पेश हो, और अता तारट और मोहसिन नकवी जो है वो जो साबिक जो पीछे टर्म गवर्नमेंट में और पंजाब में वो रह चुके हैं, इसकी जिम्मेदारियां भी संभाल चुके हैं, वो इस वक्त वफाकी गवर्नमेंट के अंदर वजीर दाखिला हैं। तो वो ये चाह रहे हैं कि अपोजिशन की जो एक मजबूत आवाज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में, इसको हमेशा के लिए दबा जाएं ताकि ये जलसे सूरत के लिए बाहर निकले। खान तो अभी अंदर है, खान के नाम पे इतना खौफ है कि कल इन्होंने पूरा इस्लामाबाद लॉकडाउन कर दिया। सिर्फ इस्लामाबाद भी नहीं किया, पंजाब की अंदर सूरत-ए-हाल भी। लेकिन आसिफ साहब समझते नहीं आप कि आप अपने क्राउड को मायूस कर रहे हैं? जब भी जल्से की कॉल दे रहे हैं उसके बाद कॉल से पीछे हट जाते हैं। बिल्कुल कतर नहीं, चूंकि खान साहब ने ये सेनेटर हमारे मेहमद साहब हैं, उन्होंने इस चीज को क्लियर कर दिया। काजी अनवर साहब के साथ भी गुफ्तगू हुई है, ये सारी चीजें कोर कमेटी के अंदर डिस्कस हुई हैं। ये हमारी एक पार्टी है, पार्टी के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। ये कोई मतलब ऐसी जमात नहीं है जो इस वक्त इक़्तिदार के अंदर बैठी है, जो वन मैन शो का रोल होता है उनका। ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, अवाम की नुमाइंदा जमात है, चारों सूबों के अंदर हमारी प्रेजेंस मौजूद है। लिहाजा हम ये समझते हैं कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो पार्टी की कोर कमेटी है, वो जो डिसीजन है उसको वो प्रिवेल करेगा। तो लिहाजा हमने मुल्क के अंदर अमन अमान को रखने के लिए, अपने कारकुनान को सेफ रखने के लिए, उनको फ्लैगशिप एक जो 9 मई को 2023 में एक ऑपरेशन किया गया था, उस तरह से प्लान भी उन्होंने बनाया हुआ था, उससे बचने के लिए हमने ये एक ऑन द स्पॉट डिसीजन पार्टी ने ली है। तो लिहाजा इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमजोरी को ना समझा जाए। अगर ये कमजोरी समझते हैं तो ये हुक्मरानों की नाअहली होगी। लेकिन 8 तारीख के जलसे की हमने डेट ले ली है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उस वक्त अगर इन्होंने 144 लगाए उसको हम खातिर में लगाएंगे। हम उतना तय करना चाहते हैं वफाकी गवर्नमेंट को कि अगर उस दिन जो हमारा फंडामेंटल राइट है प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना, जलसा करना, यही उसी तरह की पॉलिटिकल पार्टी है, बाकी जमातों को राइट हासिल है और हमें राइट हासिल क्यों नहीं है। तो अगर ये मौका अगर एनओसी कैंसिल करते हैं या 144 नाफज करते हैं तो इसका मतलब मुल्क के अंदर सिविल मार्शल लॉ नाफज हो चुका है। ये उस तरफ इसकी पेशकदमी होगी। जी ठीक होगी। अच्छा नवीद साहब, अब ये 8 तारीख इनको मिल चुकी है, अब धरना अगर ये लोग करते हैं, जलसा वगैरह करते हैं, तो हुकूमत की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड सिचुएशन के वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए क्या क्या वैलिड स्टेप्स जो है वो कर सकते हैं?
देखिए आसम भाई जहाँ पे पोलिटिसाइज ना किया जाए। ऑफ कोर्स वो एक पार्टी से तल्लक रखते हैं और बड़े डाई हार्ट वर्कर हैं उस पार्टी के, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत पे कोई इस तरह का इल्ज़ाम लगा देना कि किसी एक पार्टी को साइड लाइन लगाया जा रहा है या किसी को मौके दिए जा रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। देखिए कल इनका जलसा मनसूख होने के बावजूद भी क्या लोग वहाँ पे नहीं गए? वहाँ पे लोग गए हैं, जो वर्कर होते हैं वो जाते हैं, वहाँ पे गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, वहाँ पे लोगों ने एहतजाज भी किया है। इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर भी पाबंदी के बावजूद जो लोग हैं वो रेड जोन में दाखिल हुए हैं, लेकिन बाद में उनको गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की। दफ़ा 144 नाफज थी। तो ये सिलसिले चलते रहते हैं। दूसरे अब जो 8 सितंबर को इनको इजाज़त मिली है, हुकूमत की जिम्मेदारी है। देखिए हमारे आइन के तहत हर किसी को एहतजाज का भी हक है, हर किसी को तकरीर का भी हक है, हर किसी को इज्तिमा करने का भी हक है। तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। जो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको कि किसी किस्म की कोई गड़बड़ ना हो, कोई झगड़ा ना हो, फुल सिक्योरिटी इनको प्रोवाइड करें। तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरा ख्याल है कि जो अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें ये तमाम चीज़ें बड़ी डिटेल से लिखी हुई हैं। तो सर उसका क्या होगा? जिस तरह वो एक गांव में शेर आया वाला सीन था, अब मतलब कि इनके जलसे को लोग सीरियस लेंगे? जिस तरह मैंने आसिम साहब से सवाल किया था सर, ये तो अब मैं किसी पार्टी पे मतलब कमेंट नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स ये इफेक्ट जरूर करता है वर्कर्स पे और वो डिसहार्ट जरूर होते हैं कि एक ऐलान किया गया और फिर चलें अगर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई तो फिर इनकी लीडरशिप ने भी उसको फॉलो करते हुए उसको मेरी अपनी नॉलेज के लिए ये सवाल है, मेरी अपनी नॉलेज के लिए कि जैसे कल देखिए अब जलसा होना था, एक तरह से आपने देखा कि एकदम से 144 सेक्शन लग जाता है पूरा शहर। सिर्फ इस्लामाबाद की बात करूं, हम लोग कहीं जहां पे हमें 10 मिनट में पहुंचना है वहां पे हम 40 मिनट में पहुंच रहे हैं। फ्लाइट्स कैंसिल हुए, पूरा आपका सिटी बल्कि पूरा आपका कंट्री पंक्चर हो जाता है एकदम से। तो क्या हुकूमत का 144 का एकदम से इस तरह से लागू करना ये वैलिड होता है? देखिए ये उनका जो इंतजामिया है, सिर्फ जलसे के लिए, सिर्फ जलसा नहीं था, वो अभी बड़ी डिटेल में आसिफ साहब ने बताया कि बहुत सारी इसमें चीजें थी। इसमें बांग्लादेश की टीम आई हुई थी, क्रिकेट मैच हो रहा था, जो इस्लामी जमातें हैं उन्होंने एहतजाज की कॉल दी हुई थी इन्होंने, और एक दिन में ये सारी चीजें आ जाना। उसके बाद मुबारक सानी केस था, वहां पे आपको पता है कि बासियत मुसलमान हर बंदा बहुत जज्बाती था उस हवाले से। तो ये बहुत सारी चीजें एक दिन में आ गई, लिहाजा इमीडिएटली मेरा ख्याल है हुकूमत को एक्शन करना पड़ा। तो ये उनका इंतजामिया का इख्तियार है, जहाँ पे वो देखें कि कोई ऐसा इशू है तो इसको लगा सकते हैं। मैं इससे रिस्पॉन्ड करना जी आसिफ साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा प्लीज। जी मैं रिस्पॉन्ड ये करना चाहता हूँ, क्या इंतजामिया को ये हक हासिल है कि जो मेन एक्सप्रेस हाईवे है उसको खड़े ड्राइवरों को खड़ा करके उनसे डॉक्यूमेंट ले लेना, शनाख्ती कार्ड ले लेना, कॉपीज ले लेना, उनको ये कह देना चाहिए कि आपको तब मिलेंगे जब हम आपको अलाउ करेंगे। मेन आर्टरी को बंद कर देना, पुलिस क्या इंतजामिया के डोमेन में आता है कि आप पूरे शहर को लॉकडाउन कर दें, लोगों की जिंदगी अजीरा बना दें? साहब माजरत के साथ ये आपके दौर में भी तो हुआ ना सर? नहीं, हमने मेन आर्टरी मैंने खुद बजाते खुद आपके दौर में भी कंटेनर लगते हुए देखे हैं सर। नहीं, हर जगह पे लगते हुए देखे हैं। उसको लिए देखें, मतलब सिक्योरिटी मेजर्स करना और चीज है। सिक्योरिटी मेजर चलो सर। मेन शहरों को बंद करना, हमने भी इसी परेड ग्राउंड के अंदर जलसा किया था, कोई रास्ता नहीं बंद किया था उसको, मतलब रास्ते पब्लिक के लिए खुले हुए थे, हॉस्पिटल के लिए, एम्बुलेंस के लिए रास्ते खुले हुए थे। इन्होंने कल जो सरीना साइड पे किया, खन्ना पुल साइड पे इन्होंने रास्ते शराय को ब्लॉक किया, जिस तरह मतलब तरनोल साइड पे इन्होंने रास्ते बंद करके मतलब वो एक्सेस रोक दी है, मतलब जो हैवी आपकी ट्रांसपोर्ट चल रही थी उनको रोक दिया गया। परेशानी का आलम था पाकिस्तान के अंदर। मतलब देखें, एक तो बिजनेस पहले ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है, इनके मतलब तोते उड़े हुए हैं। आज भी खान के नाम से इतना खौफ था, जलसा हो जाना था, हमने पहले केपीए के अंदर किया, उसमें क्या मतलब है इनका चला गया है। लेकिन कहने का मकसद है कि हुकूमत का खौफ ये बता रहा है कि बहुत कुछ अभी भी लोग अवाम जो 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ था तो उनके तोते उड़े हुए हैं, वो डरे हुए हैं। अच्छा, लेकिन हम ये बताइएगा प्लीज, इंश्योर करवाना चाहते हैं, हम ये पाकिस्तानी अवाम को इंश्योर करवाना चाहते हैं, हुकूमत को इंश्योर करने की जरूरत नहीं है। हम पाकिस्तान के अमलाक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अवाम की जानो माल का। ठीक, आपने ये बात की कि हम नुकसान बैनर के अंदर हम जलसा करना चाहते हैं। टाइम शॉर्ट है, मैं चाहती हूँ आप जवाब दे दें कि अगर आप लोगों ने इंतजामिया को अब ये एतमाद में ले लिया कि आप लोग एक गमले का नुकसान भी नहीं करेंगे, तो ये फिर एतमाद में कल आप क्यों नहीं ले सके थे? ऐसे क्या जादू कर दिया आप लोगों ने कि 10 दिन के बाद आप लोगों को इजाजत मिल गई और कल नहीं मिली थी? नहीं, उसकी मैं आपको मैयस बता रहा हूँ। जिस तरह मैंने पहले गुफ्तगू की कि मरियम नवाज ने 3-4 दिन कबल कमिश्नर ऑफिस के अंदर एक एसीज और डीसीज के साथ मीटिंग की है, उनको क्लियर हदायत दी गई थी। चूंकि मतलब ये तो किसी बयानिए के ऊपर काम कर रहे हैं ना, इनके नजदीक तो उनको पावरफुल। ठीक हो गया आसिफ साहब, ये सब चीजें आपने पहले बताई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जानिएगा। मलिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया और वेलकम टू पाकिस्तान वापस। वेलकम टू पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया नवीद साहब आपका ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, इस सेगमेंट से इतना ही, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम बात करेंगे रावलपिंडी टेस्ट की, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जारी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल के इख्तिताम पर बांग्लादेश ने पाकिस्तान के 448 रन के जवाब में 27 रन बना लिए हैं। पिंडी स्टेडियम में पाकिस्तान टीम ने खेल के दूसरे रोज 4 विकेटों के नुकसान पर 158 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाई। मोहम्मद रिजवान और साउद शकील ने जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए अपने अपने टेस्ट कैरियर की तीसरी सेंचुरी स्कोर की। साउद शकील ने 141 रन, जबकि रिजवान की अगर बात की जाए तो वो 171 रन बनाकर नॉट आउट रहे। अरे वाह। और पाकिस्तान ने 141 जो है वो ओवर्स बैटिंग करके 6 विकेट्स के नुकसान पर 448 रन बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर भी की। बांग्लादेश की जानिब से अगर देखा जाए तो उनके प्लेयर्स ने भी अच्छा ही परफॉर्म किया, 2-2 विकेट्स भी हासिल की। कुछ उनके जो बॉलर्स हैं उन्होंने, मेहमान टीम ने दूसरे दिन खेल के अख्ताम तक पाकिस्तान के 448 रन के जवाब में बगैर किसी नुकसान के 27 रन स्कोर किए। जी हां, और बांग्लादेश की जानिब से जाकिर हुसैन 11 और शादमान 12 रन के साथ नॉट आउट। और अभी भी जो सूरत हाल है, रावलपिंडी में टेस्ट मैच शुरू हो चुका है और बांग्लादेश की टीम ने आज के दिन में 3 रन और जोड़े हैं। 14 ओवर्स में 30 रन है उनके, कोई विकेट अभी तक उन्होंने नहीं गवाई। अली ताबिश स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ। अली, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं। बताइएगा, रावलपिंडी की जो पिच थी वो कहा यह जा रहा था कि ऑस्ट्रेलियन नुमा पिच है, उसके ऊपर ग्रास है, लेकिन अब लग रहा है कि ऊपर तो ग्रास था लेकिन अंदर से वही पिच थी जो कि पिछले 2 सीजन्स में पाकिस्तान सुपर लीग में हमें देखने को मिली। अस्सलामुअलैकुम जी, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, बिल्कुल शको शुबात बहुत है इस पिच के कि ग्रीन टॉप विकेट होगी, बॉल फ्लाई करेगी, पेस उठेगा, ये होगा वो होगा, बाउंसर्स पड़ेंगे, लोग डरेंगे, लेकिन वो कहता है ना कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, तो तकरीबन वही सिचुएशन पिच आ रही है। इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस के साउद शकील की, इवन साइम अयूब की, तो वो कह रहे थे कि शुरू में टफ था और हमें भी नजर आता शुरू में था तो सही, ग्रीन टॉप था, लेकिन वो मसला ये होगा कि बारिश हो गई और बारिश के बाद जो हफ्स वाली धूप लग गई ना, उससे हुआ ये कि जो सारा का सारा सिनेरियो था वो सारा का सारा जो है वो पाकिस्तान की जो है ना फेवर में बिल्कुल नहीं गया। और जितना वो धूप में जो क्या कहते हैं हमारी पिच थी वो ऐसे फ्राई हुई है कि उसके बाद वो जो नीचे से जो उसकी शक्ल निकल सकती थी वो निकल के आ गई है। एंड ऑब्वियसली क्योंकि टेस्ट मैच है, पिच ने चेंज होना होता है, उसका बिहेवियर चेंज होना होता है। आपको आज के दिन में ही समझ आ जाएगी कि आपके 4 पेसर जो हैं वो कितने आपको फायदेमंद रहेंगे। आपके पास प्रॉपर स्पिनर होना चाहिए था, आपके पास जो है ना प्रॉपर वो गाइड होना चाहिए था जो आपको ऐसी पिच के ऊपर ऐसे टाइम पे नेविगेट कर सके। अच्छा, ये बताइएगा कि टेस्ट मैच अब किस तरफ आपको जाता हुआ नजर आ रहा है? पहले अगर बात की जाए तो बहुत सारे क्रिकेट पंडित ये कह रहे थे कि 3-3.5 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि अब ये टेस्ट मैच 3-3.5 दिन में खत्म होगा। नहीं, टेस्ट मैच तो पूरे अपने जो है ना आखिरी ओवर आखिरी मिनट तक जाने वाला सिनेरियो मुझे नजर आ रहा है। बट द थिंग इज के क्योंकि टेस्ट क्रिकेट है, ऊपर से पाकिस्तान और बांग्लादेश खेल रहे हैं। पाकिस्तान द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम इन द वर्ल्ड और बांग्लादेश मतलब हमसे कुछ ज्यादा फार ऑफ तो नहीं है। तो द थिंग इज कि ये टेस्ट मैच 3 दिन में तो खैर नहीं खत्म होता किसी दिन, क्योंकि एक दिन तो पहले तकरीबन जाया ही हो गया था हमारा, आधा दिन आधे से ज्यादा। तो अब आज तीसरा दिन वैसे ही शुरू है, तो ऑब्वियसली आज के दिन तो नहीं खत्म होता। बट मोर और लेस एक चीज ये हो सकती है कि पाकिस्तान बहुत कोई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड का प्लान लेके आए, स्ट्रेटेजी लेके आए कि इनको जो है ना अपने बैकफुट के अलावा क्या इनको ऐसे क्या कहते हैं अटैक करे, इतना अग्रेसिवली अटैक करे कि वो मजबूर हो जाएं या तो रन स्कोर करने में या तो विकेट लेने में। तो दोनों सिनेरियो में जो है ना रिजल्ट खेलना बहुत जरूरी है। और क्योंकि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मैच है, ये बात लोगों को भूले ना, ये कोई बायलैटरल फ्रेंडली जो है ना टेस्ट सीरीज नहीं हो रही, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में काउंट हो रही है। मैचेस के अपने पॉइंट्स हैं, सीरीज के अपने पॉइंट्स हैं, तो देयर इज अ लॉट ऑन द लाइन। एंड स्पेशली फॉर पाकिस्तान के जितने पिछले अरसे में उनकी डामाडोल परफॉर्मेंस रही है ऑल अराउंड द फॉर्मेट, ऑल अराउंड द ईयर, कि जो हमने जो क्या कहते हैं एक बहुत डिस्मल परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टीम से देखी है। इट्स अ वेरी गुड टाइम कि शान मसूद कम्स टू लाइट और वो प्रूव करते हैं अपनी कैप्टनसी। सऊद शकील ने तो अपनी वाइस कैप्टनसी का स्पॉट बड़े प्यार से अपने जो 141 से प्रूव कर दिया,
लेकिन बाकी प्लेयरों को जो है ना दे रियली नीड टू स्टेप अप, स्पेशली जो हमारी बॉलिंग लाइनअप है जिसके ऊपर अंधा विश्वास करके जो है ना इस टाइम मेरे दिमाग में वो वर्ड आ रहा है। मैं बॉलिंग अटैक पे ही आने लगी थी अली साहब, मैं पूछने लगी थी कि आपको बॉलिंग अटैक कैसा लग रहा है, आपको क्या लगता है, क्या समझते हैं आप कि हमारा कौन सा बॉलर उसका अटैक बड़ा स्ट्रांग होने जा रहा है और पाकिस्तान के लिए वो विकेट्स लेगा? देखें, पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक, ये तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि हमारा यही अटैक बड़े अरसे से रहा है। शाहीन और नसीम दिस इज द ओनली अटैक दैट वी हैव, लेकिन बड़े अरसे से यही अटैक है। हाँ। और उसमें हमें नसीम की कैपेबिलिटीज का भी पता है, शाहीन की कैपेबिलिटीज का भी पता है। बट द पॉइंट इज जिस टर्मोइल से टीम निकल के आ रही है ना, जो 2 महीने पहले वर्ल्ड कप के बाद हम किससे कहानियां सुन रहे थे टीम के बारे में, अब उससे कितना रिकवर कर पाई है टीम, कितना टीम में हम आहंगी है, कितनी उनमें जो है ना ब्रदरहुड का वो इस टाइम मुजाहरा करते हैं कि वो बाकी पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। मुझे याद है मैंने आपके शो में हसनैन शायद यही बात बोली थी कि अब टीम का होगा क्या, वो तो टीम में जो है ना खेलते हुए पता लग जाएगा। किसी को विकेटें मिल रही होंगी, किसी के कैच ड्रॉप हो रहे होंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक तो ऐसा कोई चांस ही नहीं नजर आया कि किसी को विकेट मिले हो या किसी का कैच ड्रॉप हुआ हो। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एज अ यूनिट जो है ना इस चीज को रिस्पॉन्ड करें। बट पाकिस्तान के बॉलर शाहीन और नसीम दोनों ही बहुत अहम रहेंगे इस टेस्ट सीरीज में, क्योंकि बांग्लादेश क्या आप समझते नहीं है कि बड़ा वन डायमेंशनल स्टफ है पाकिस्तान के पास इस वक्त? अबरार नहीं है, स्पिनर उस तरह के नहीं है, अगर फास्ट बॉलर्स को मार पड़ गई तो बांग्लादेश इस मैच पे कब्जा भी कर सकता है। अब देखें, आप फास्ट बॉलर को मार तो पड़ेगी ना, क्योंकि हमारे पास है ही वो, ठीक है। स्पिनर अगर आपने लगाने ही हुए तो सलमान अली आगा आ जाएंगे और साइम अयूब आ जाएंगे। साइम अयूब के पास थोड़ी सी फिर भी वैरायटी है, लेकिन मुझे एक चीज जो कल समझ आ रही थी, अगर मेहदी हसन मिराज की बॉल, क्योंकि अगर स्पिन की आप इक्विवेलेंस देखें तो सलमान अली आगा भी तकरीबन उतनी ही स्पिन करते हैं जितनी मेहदी हसन मिराज करते हैं। दोनों कोई बहुत बड़े टर्नर नहीं है, लेकिन कल जिस तरह से बॉल ग्रिप कर रही थी मेहदी हसन मिराज की, तो आई एम प्रीटी श्योर कि सलमान अली आगा को बॉल मिलती है तो उनकी बॉल भी उस तरह से तकरीबन उस तरह से परफॉर्म कर पाएगी। बट देन अगेन आपके पास एक प्रॉपर स्पिनर की कमी है। मेहदी हसन मिराज बांग्लादेश की टीम में एज अ प्रॉपर ऑलराउंडिंग स्पिनर ऑलराउंडर खेलते हैं। शाकिब उल हसन प्रॉपर ऑलराउंडर पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। दोनों ने एक विकेटें ली और बड़ी क्रूशियल इंपॉर्टेंट विकेटें ली। अब द थिंग इज कि हमारे पास उसके मतलब अगर मैं इक्विवेलेंस की बात करूं तो दोनों उस इक्विवेलेंस के बॉलर नहीं है, दोनों प्रॉपर स्पिनर नहीं है, ना साइम अयूब ना सलमान अली आगा। लेकिन आज जैसे हालात रख रहे हैं इस्लामाबाद पिंडी के, आज जैसा मौसम है, आप 4 फास्ट बॉलर्स को, जिनमें से 2 एक्सप्रेस पेस वाले बॉलर्स हैं, उनको कितनी देर ही बॉलिंग करवा लोगे? तो आपको ऑब्वियसली स्पिन इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी, आपको सलमान दोनों से बॉलिंग करानी पड़ेगी और आपको उनसे बॉलिंग ऐसे करवानी होगी कि फॉर एग्जांपल अगर आपके फास्ट को स्कोर पड़ रहा तो जो पड़ सकता है, क्योंकि पिच जो है ना इस टाइम फ्राई हो रही है धूप में, और इसने और सीधा होते जाना है और इसने और जो है ना बैट के ऊपर खूबसूरती से आते जाना है। अब होगा ये कि इसमें ऐसी सिचुएशन में आपको कंटेन करने के लिए बॉलर चाहिए होगा, और आपका सलमान अली आगा और साइम अयूब से एक ही रोल होगा कि भाई रन रोक दो आके, जो कि आज लेटर इन द डे आपको देखने को मिलेगा। अच्छा अली, हमारे ओपनर्स एक बार फिर से क्यों नाकाम हुए 16 for 3? आई मीन व्हाट इज दिस बिहेवियर? ये तो पूजा से पूछना चाहिए, लेकिन द प्रॉब्लम इज पूजा वांट्स टू नो, पूजा वांट्स देयर लोकेशन। तो जब मैच शुरू हुआ आफ्टर द रेनफॉल, क्योंकि आउटफील्ड डैम्प थी, पिच थोड़ी ग्रीन थी उस टाइम पे, वो बिहेवियर था जो पाकिस्तान की टीम एक्सपेक्ट कर रही थी 4 फास्ट बॉलर को खिला के, कि बॉल जो है ना सीम अराउंड करेगा। लेकिन उसमें एक तो शान मसूद का डिसीजन वाज अ वेरी रॉन्ग डिसीजन। वो एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन तो हो ही गया था उसी वक्त ही, बट वो बहुत एक अजीब सा डिसीजन था कि वो समझ नहीं आ रही थी कि क्यों आउट दिया गया। तो अब दूसरे बंदे आउट हुए शान मसूद, तीसरे बंदे आउट हुए बाबर आजम। अब शान मसूद को अगर ना आउट दिया होता तो शायद बाबर आजम फील्ड पे ही ना आते और शायद आउट भी ना होते। बट देन अगेन आप ये चीजें एक्सक्यूज नहीं बना सकते। आपको शुरू में जो पिच की क्या कहते हैं, बाबर आजम आउट हो गए सर, मान लें। नहीं, मान तो लिया मैंने ये तो दिलाया तो किया नहीं कि बाबर आजम आउट हो गए। इट वाज अ फेलियर। दिस इज द हाई टाइम। हाँ, इट वाज मतलब एक बड़ी सिंपल बॉल थी, और मतलब हमने देखा है बाबर आजम को ऐसी ही बॉल के ऊपर ऐसे ही अहमकाना शॉट खेल के आउट होते हुए अर्ली ऑन इन हिज इनिंग्स। ये हम काफी दफा देख चुके हैं। और एक बड़ी अजीब सी बात यह है कि यार आप अब तो समझ जाओ, अब तो बड़े हो जाओ। अब तो बड़े होने का टाइम आ गया। अली माजद के साथ हमारा वक्त खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नाज़रीन, इस सेगमेंट से इतना ही कि हमारी टीम अब आगे जाके क्या करती है। बॉलिंग अटैक का जो मैंने सवाल पूछा था, अब वो अटैक होता हुआ नजर आएगा भी या नहीं आएगा? आज का दिन सब बता देगा। यहाँ पे वक्त हो चाहता है ब्रेक शामिल करने का। आपने हमारे साथ रहना है और देखते रहना है सबकी सो।
वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जो कि आपकी ज़िंदगी में भी है, मेरी ज़िंदगी में भी है, हर शख्स की ज़िंदगी में है, क्योंकि आजकल वो मोबाइल में आ चुकी है। लेकिन जो फोटोग्राफ़र है उसकी जो आंख होती है वो बड़ी स्पेशल होती है। और जंगली हयात के फोटोग्राफ़र की आंख ना सिर्फ मंजर को देखती है बल्कि वो उस रूह को भी पकड़ती है। हर तस्वीर में ज़िंदगी की एक कहानी छुपी होती है और एक लम्हा जो शायद हमेशा के लिए गुजर जाए, लेकिन फोटोग्राफ़र की महारत से वो लम्हा हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि इट इज सेड कि अ पिक्चर इज वर्थ मिलियन वर्ड्स। तो ये बात एकदम से जब आप बात कर रहे थे मेरे जहन में आई कि एक जो तस्वीर होती है ना वो बहुत सी कहानी को बड़ी डिटेल में, डेप्थ के साथ और बड़ा एक इंटरेस्टिंग अंदाज में बयान कर देती है। एंड आई थिंक सो कि उसका सब क्रेडिट जो है वो फोटोग्राफर्स को ही जाता है। और जो फोटोग्राफर्स होते हैं बड़ी खूबसूरती से कहानी को अच्छे अंदाज में बयान करते हैं। लेकिन एक जो कॉन्सेप्ट है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का, ये बड़ा कम हमें दिखाई देता है। ये हमें इतना जल्दी जल्दी कोई नहीं मिलता। कैजुअली तो आजकल तो वैसे हर किसी के हाथ में बड़े अच्छे फोन्स है, अच्छे कैमराज हैं फोन्स के अंदर भी, तो हम लोग बहुत अच्छी अच्छी फोटोज खींच रहे होते हैं। लेकिन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी बड़ा एक मुश्किल काम भी लगता है मुझे पर्सनली, क्योंकि मैं अक्सर जब कभी कोई बर्ड या कोई एनिमल मुझे नजर आता है, व्हेन आई ट्राई टू डू दैट, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बहुत अनसक्सेसफुल हो जाती हूँ। मुझे दिल करता है कि यार मैं भी सीखूं किसी दिन और मैं अच्छी फोटोग्राफी कर सकूं। खैर इस वक्त हमारे साथ एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर मौजूद है जिनकी फोटोज आप देख भी रहे हैं, बड़ी शानदार फोटोज है। कौन है जी हमारे साथ? उस्मान उल हक साहब हमारे साथ मौजूद है। उस्मान, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और पहला सवाल तो यही करूंगा कि फोटोग्राफी, वो भी वाइल्ड लाइफ की, ये शौक कहाँ से पैदा हुआ? अच्छा, बचपन से मैं काफी घूमता फिरता था। तो जब आप डिफरेंट जगहों पे घूमते फिरते हैं और आप आगे पीछे देखते हैं अल्लाह ताला का जो बनाई हुई कुदरत है और हुस्न देखते हैं, तो आपका दिल करता है कि ये मैं दूसरों को भी दिखाऊं। तो पहले हमने मोबाइल फोन से शुरू किया, तस्वीरें लेना शुरू की तो लोगों ने आके तारीफ की कि तो बड़ी अच्छी आप तस्वीरें लेते हैं। उसके अलावा मैं मोटरसाइकिलिस्ट हूँ। मैं काफी दुनिया में, मतलब पाकिस्तान काफी सारा मैंने मोटरसाइकिल पे घूमा हुआ है, काफी दुनिया के मुल्क मैंने वैसे घूमे हुए हैं। स्कूबा डाइविंग करता हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, उनको दिखाने के लिए लोगों को कि आप लोग भी इस तरफ आए। तो मैंने फोटोग्राफी पिकअप की ताकि मैं वीडियोस बनाऊं और मैं तस्वीरें बनाऊं और लोगों को दिखाऊं, उनको बताऊं कि भाई आपके इर्द गिर्द जो नेचर है वो तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। आप सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक दफ्तरों में और ऑफिस में लगे रहते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, कि भाई थोड़ा सा टाइम निकालें और अल्लाह ताला की बनाई हुई कुदरत को देखें, आपको बड़ा मजा आएगा देख के। तो उनको दिखाने के लिए मैंने फोटोग्राफी पिकअप की। अच्छा उस्मान साहब, आप कैमरास कौन से यूज करते हैं और कौन से कैमरास जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं अगर वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं या करना चाहते हैं, सो व्हाट वुड यू रेकमेंड टू देम के बेस्ट कैमरास कौन से हैं? अच्छा, इसमें बहुत लंबी डिबेट है। बेस्ट कैमरास तो हम ऑब्वियसली आप एक दो वर्ड्स में सम अप नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक आइडिया दे दें। बट यूजुअली मैं सोनी का सिस्टम यूज करता हूं और मेरे पास 200 to 600 मिलीमीटर जूम लेंस है। सो जब भी मैंने सुनी, आप कहते हैं मैं परिंदे देखती हूँ तो मुझे समझ नहीं आती उनको कैसे कैप्चर करना है, बिकॉज आप जब करीब जाते हैं तो जानवर और परिंदे हमसे डर जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो हमें उनसे एक दूर रह के हमें एक अच्छा जूम लेंस चाहिए ताकि हम उनकी तस्वीर ऐसे खींचे जैसे ऐसे लगता है जैसे करीब से हो। तो मैं सोनी का सिस्टम यूज करता हूँ। जी अच्छा, ये फोटोग्राफी जो होती है सर, एज ए फोटोग्राफर भी एक सवाल करना चाहूंगा, ये बड़ा सेल्फलेस किस्म का काम नहीं होता कि खुद ही आप दूसरे लोगों को कैप्चर करते रहते हैं? और मैं अक्सर फोटोग्राफर्स को देखता हूं तो मुझे उनको दाद देने का दिल करता है। क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है? हाँ जी, बिल्कुल। फोटोग्राफी सेल्फलेस किस्म की एक फील्ड है। हर वक्त आप कैमरे के पीछे होते हैं और जो मंजर आप देख रहे होते हैं उसमें कोई ना कोई सब्जेक्ट जो है वो कोई और होता है। लेकिन इसमें और खासतौर पे जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है, ये तो बिल्कुल ही एक आप इस तरह कह लें, पाकिस्तान में इसकी कोई खास नीश भी उस तरह अभी डेवलप नहीं हुई, उस तरह डिमांड भी नहीं आई। तो हम लोग तो बिल्कुल ही सेल्फलेस किस्म के लोग हैं कि अपने सिर्फ शौक के लिए करते हैं और ट्रैवलिंग में और इक्विपमेंट में धड़ाधड़ पैसा खर्चते हैं और उसका रिटर्न हमें आता कोई नहीं। इसको अगर आप कंपेयर करें वेडिंग फोटोग्राफर से या फैशन फोटोग्राफर से, वो तो बहुत पैसा कमाते हैं। लेकिन कॉम्पिटिशंस होते होंगे ना वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के लिए भी, ऑब्वियसली देयर इज सम स्कोप फॉर एवरीथिंग। और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कम होती है, तो इसके तो ज्यादा स्कोप नहीं होता? अच्छा, पाकिस्तान में बहुत अब जो है पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की तरफ आना शुरू हुए हैं। हाँ। और इसमें कंपटीशन भी है और कुछ हमारे ऐसे फोटोग्राफर्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, जिनका काम इंटरनेशनल लेवल पे भी जाता है। और अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी अवेयरनेस भी आती जा रही है और एग्जीबिशंस में भी अब हमें एक स्लॉट दिया जाता है। अभी रिसेंटली एग्जीबिशन हुई थी PNCA में, उसके अंदर मेरी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी वाली तस्वीर को एक अवार्ड मिला।
कुछ दिन पहले एक जमाल लगारी साहब ने बहुत बड़ी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की एग्जीबिशन की। मेरी सोलो एग्जीबिशन अक्टूबर में है। कराची में बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं, वो इसके ऊपर इवेंट्स करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे लोगों में इसकी आगाही आती जा रही है और आहिस्ता इसकी पजीराई मिल रही है। अच्छा उस्मान साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप सिर्फ पाकिस्तान में ये फोटोग्राफी की या फिर पूरी दुनिया में भी गए होंगे लाजमी तौर पे, तो किस किस जानवर को कैप्चर करते हुए आपने जो है वो एक डर भी तो लगता होता है ना कि इंजॉय भी होता है, फिर डर भी होता है कि शेर को कैप्चर करना है, तो इस तरह की क्या स्टोरीज हैं? अच्छा बिल्कुल, मैंने जो मेरे मेमोरेबल ट्रिप्स थे वो कीनिया के थे। कीनिया में मसाई मारा नेशनल पार्क है, वन ऑफ द बिगेस्ट नेशनल पार्क्स इन द वर्ल्ड। और वहां पे सबसे ज्यादा जो मुझे मजा आया फोटोग्राफी करने का वो दो चीजों का, एक लेपर्ड्स का और दूसरा लायंस का। लेपर्ड्स का ये है कि लेपर्ड्स बहुत एलूसिव होते हैं और इंतहाई खूबसूरत वो बिल्लियां होती हैं, और वो दरख्त पे बैठी हैं, अपनी शिकार करके शिकार को ऊपर ले जाती हैं, दरख्त पे खाती हैं, फिर नीचे उतरती हैं। उसका मैं बहुत मजा आया। लेकिन उससे भी ज्यादा मजा और थ्रिल जो था ना, वो शेरों का शिकार देखने का। मैंने तस्वीरें कुछ भेजी थी, मुझे नहीं मालूम कि वो शो हो रही है नहीं हो रही। हंट है, राइड में इकट्ठा वो करते हैं, उसमें जो सनसनी होती है और जो थ्रिल होती है वो अनइमेजिनेबल है, अनएक्सप्लेनेबल है, बहुत मजा आता है। और जहां तक आपने सवाल किया डर का, तो जानवरों को आमतौर पे जानवर इंसान से डरते हैं। हम मूवीज में देखते हैं कि जानवर एग्रेसिव होते हैं, जानवर अटैक करते हैं, जानवर खा जाते हैं। ऐसा असल में कुछ भी नहीं होता। अगर आप उनसे एक सेफ डिस्टेंस रखें और उनकी पर्सनल स्पेस को इंट्रूड ना करें जहां पे वो थ्रेटन फील करें, तो जानवर दे लीस्ट बॉदर्ड बाय योर प्रेजेंस। आप अगर जाहिर बात है जंगल में फिर रहे हैं तो आपने शेरों के सामने गाड़ी से नहीं निकलना, आप गाड़ी में बैठे रहे, उनके हम काफी करीब भी चले जाते हैं। और क्योंकि मैं शौकीन हूं तो मुझे डर नहीं लगता ऐसा उन दो जानवरों से, लेकिन हमें एहतियात तो करनी चाहिए। अच्छा, ये कितना डिस्टेंस आप रख सकते हैं? तो जाहिर है आप जूम लेंस यूज कर रहे होते हैं, काफी लॉन्ग रेंज वो होते हैं, तो वो कितने हद तक डिस्टेंस फिर भी हो सकता है? जनरली 10 से 12 मीटर जो है इट्स अ वेरी गुड डिस्टेंस, इस तक हम बड़े आराम से पहुंच सकते हैं। लेकिन मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊंगा। हमने जब ये लायन हंट को शूट किया तो हम अपनी जीप में खड़े हुए थे और हमारी जीप की लेफ्ट साइड पे लायन हंट था और वो जो उन्होंने किल किया था बफलो को, और राइट साइड से 3 मेल शेर आ रहे थे। अब वो हमारी जीप उनके बिल्कुल बीच में थी और वो इतने करीब आ गए कि मुझे अपना कैमरा नीचे रखना पड़ा और मैं मोबाइल से उनकी इस तरह वीडियो बना रहा था। और वो बिल्कुल मेरी जीप तक आए, उन्होंने मेरे कैमरे को सूंघा और जीप के पीछे से होके उस तरफ गए। तो जब मैं जीप की पिछली साइड से निकला तो उसकी वीडियो बनाने के लिए, तो शेर और मेरे दरमियान तकरीबन 5 से 6 फुट का फासला होगा मैक्सिमम। यहां तक कि मुझे उसकी गर्म सांसें भी आ रही थी। वो मुझे देख के रुक गया, मैं उसको देख के रुक गया, फिर उसमें आहिस्ता आहिस्ता अंदर हो गया और शेर आगे चला गया। क्या बात, मतलब दोस्ती भी कर ली आपने शेर से, क्या बात है। अच्छा उस्मान साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है कि शेर 5 फुट के फासले पे हो। पहले तो ये बताएं कि डर लगा या नहीं, फिर अगला सवाल करता हूँ। हाँ, एक सेकंड तो मुझे डर लगा। वो मैंने कहा क्या हो गया ना, बिल्कुल जब उसका गरम गरम सांसें भी मेरे मुंह पड़ी, लेकिन उस वक्त हमने हवास अपने खोने नहीं होते। हवास एक सेकंड के लिए तो आपने सोचा होगा कि उस्मान साहब गया, आपका कैमरा गया, आपका शौक। अब एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा इंशा जी चलो अब कोच करें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने कीनिया का जिक्र किया, लेकिन पाकिस्तान की अब मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान में आपने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी लाजमी तौर पे यहाँ पे भी की होगी, तो किस एरिया में आपको सबसे अच्छे जो वाइल्ड लाइफ की फोटोग्राफी करने का मौका मिला और आपको एक वैरायटी मिली जानवरों की? पाकिस्तान में जी पाकिस्तान में से लेके इंटीरियर सिंध से लेके लोअर पंजाब लेके सेंट्रल पंजाब लेके मैंने काफी फोटोग्राफी की। अभी नॉर्दर्न एरियाज में मैं उस तरह नहीं जा सका, लेकिन मुझे जो सबसे मजा आया और सबसे वैरायटी मिली वो मुझे हेड मराला सियालकोट की जो फोटोग्राफी है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। उसकी वजह यह है कि हम सर्दियों में जाते हैं और वहां पे धुंध से ऐसा जबरदस्त सीन बना होता है कि सुबह सुबह हम जब छुप के बैठ जाते हैं मोर्चे लगा के, तो सुबह जब रोशनी की पहली किरणें निकलती हैं, पानी से भाप निकलती है, आसमान पे धुंध होती है, लाल और नारंगी रंग का आसमान होता है, उसमें परिंदे आ रहे हैं, जानवर आ रहे हैं उड़ते हुए, वो इंतहाई खूबसूरत लगते हैं। अच्छा उस्मान साहब, जो जानवर होते हैं ना या परिंदे होते हैं, उनकी सेंसेस बड़ी तेज होती है, बड़ा जल्दी वो कोई सेंस कर लेते हैं अगर उनके आसपास कोई होता है। इवन अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूं, मार्गला हिल्स में ये कहा जाता है कि मुख्तलिफ तरह के लेपर्ड्स वगैरह हैं, लेकिन वो कभी भी हमें देखने को नहीं मिलते। इवन दो हम लोग हाइकिंग करते हैं ट्रेल्स पे जाके, तो वो सेंस कर लेते हैं और वो बाहर नहीं आते। तो आप इस तरह की इस मुश्किल से कैसे निपटते हैं? आपको जानवर नजर कैसे आते हैं? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है। जानवर वाकई बहुत तेज होते हैं, वो बड़ी दूर से सेंस कर लेते हैं और उनकी सेंस ऑफ साइट तो होती है अच्छी, हियरिंग और सेंस ऑफ स्मेल बड़ी अच्छी है, और वो उनकी हत्तल इम्कान कोशिश होती है कि वो आपको अवॉइड करें। अभी आपने मार्गला हिल्स का जिक्र किया, अभी 1.5 महीना पहले मेरा बड़ा क्लोज एनकाउंटर हुआ एक
लेपर्ड के साथ मार्कला हिल्स में, हु वाज ओनली 20-25 फीट अवे फ्रॉम मी, लेकिन उसने दूर से मुझे उसने ग्राउल किया और वार्निंग शॉट दी कि मेरे ज्यादा करीब नहीं आओ, तो मैं भी साइड पे चला गया। मुझे वो ऑल तो मुझे नजर नहीं आ रहा था, झाड़ियों में बैठा हुआ था। अच्छा, जानवरों को करीब जाने के लिए, देखने के लिए हमें उनको उनका हैबिटेट, उनका उनका जो रवैया है, वो किस हैबिटेट में रहते हैं, किस वक्त खाते हैं, वो सारा कुछ हमें पढ़ना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। अच्छा, so you properly do the research before doing that? जी बिल्कुल, इसमें रिसर्च करनी पड़ती है और आपको एग्जैक्टली उस टाइम पे उस जगह पे होना होता है जहां पे जानवर एक्सपेक्टेड होता है होने के लिए। ठीक हो गया उस्मान साहब, थैंक यू सो मच। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, बहुत मजा आया आपसे बात करके। ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, मतलब आई वांट टू डू दैट, और मुझे बहुत मजे का ये सेगमेंट लगा, इट वाज रियली फन। और यहाँ पे वक्त हो जाते हैं ब्रेक शामिल करने का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे क्योंकि जुमा है तो जुमे को कुछ ऐसे का टॉपिक ढूंढे जाते हैं जो कि आपके बड़े करीब हूँ, हमारे बड़े करीब हूँ। आज का जो टॉपिक है वैसे वो नजर बद है, और जब दुनिया की पुरस्रार शैतानी कुव्वतों से बचने की बात आती है तो शायद नजर बद से ज्यादा जानी पहचानी और तस्लीम की जाने वाली चीज कोई नहीं होगी। इसे जाहिर करने वाली और इससे बचने के लिए मौसर समझने वाले टोटकों का हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ औक़ात इंसान किसी को हिम्मत दिलाने के लिए खुद पर होने वाले अल्लाह ताला के एहसानात का जिक्र करता है, लेकिन सामने वाला बजाय हिम्मत बांधने के मजीद एहसास महरूमी में मुब्तला हो जाता है, और उसकी नज़र उस शख्स पर अगरचा हसद की नहीं होती लेकिन हसरत की ज़रूर होती है, जिससे इंसान को नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो। नज़र बद का जिक्र बाइबल और कुरान में भी आया है, और सूरह कलम में अल्लाह तबारक व तआला ने नज़र बद के असरात को वाज़े तौर पर बयान किया, और काफिर अपनी बदनजरों के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाया चाहते थे। बिल्कुल ऐसा ही है नजर बद, और ये वो हकीकत है जिससे कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता है। और दूसरी जगह, क्योंकि अगर मैं एक हदीस का तज़किरा करती चलूँ तो हमें हदीस में भी इसका जिक्र मिलता है, जैसे उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनसे रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्ची को देखा जिसके चेहरे पर दाग या दाने थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर इस बात का हुक्म दिया कि इस बच्ची को दम किया जाए, ये नजर बद का शिकार हो चुकी है। और एक यूनानी फलसफी की साइंसी तशरीह की अगर बात की जाए तो उसके मुताबिक भी इंसानी आंख में तवानाई की गैर मरई शुआएं जारी करने की ताकत होती है, तो जो बाज़ सूरतों में बच्चों या छोटे जानवरों को मारने के लिए भी ताकतवर होती है। बिल्कुल ऐसी है। इसी टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आज दो मुल्क पाकिस्तान के मारूफ आलिम दीन हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना मोहम्मद मंजूर साहब, सर आपको खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सैयद जहांगीर शाह सईदी साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। हजरत आपसे शुरू करेंगे क्योंकि वक्त की किल्लत होती है, ज़रा बताइएगा मुख्तसरन के नज़र बद की हकीकत क्या है और इसके फिर इलाज के हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, ABN का शुक्रिया, आपने बहुत अहम मौजू पे आज मुझे मुफ्ती साहब को मदऊ किया। ये वो मौजू है कि जिसके हवाले से हर बंदा टेंशन का शिकार है और शिकार किया जाता भी है, क्योंकि नज़र हो गई या जादू हो गई, ये ऐसी चीज़ है कि ये इंसान को नज़र नहीं आती। हदीस मुबारक के अंदर है कि अल-आइनु हक़्क़ुन, यानी नज़र हक है। अच्छी चीज़ को वैसे भी नज़र लग जाती है, और नज़र लगने में ये ज़रूरी नहीं, एक तो हसद की नज़र होती है, एक मोहब्बत की नज़र होती है। जैसे इंसान अपनी औलाद को भी इंसान की नज़र लग जाती है, मोहब्बत की नज़र से आप देखें कोई भी चीज़ अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ खूबसूरत है, कोई चीज़ आपको अच्छी लगी तो उस पर नज़र लग जाती है। इसीलिए फरमाया कि कोई अच्छी चीज़ आप अगर देखें तो वो माशाअल्लाह कहें या माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहें, तो नज़र का लगना हक है। अस्मा बिन्त उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक सहाबिया हैं, वो फरमाती हैं कि मेरे बच्चों को नज़र लग जाती है या रसूलल्लाह, तो क्या मैं उन्हें दम कर दिया करूं? या जाहिर है उनके बच्चे अच्छे थे, खूबसूरत थे। बच्चे वैसे भी खूबसूरत होते हैं, बाज़ बच्चे ज़्यादा ही खूबसूरत होते हैं जिनको नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें दम कर दिया करो। खुद इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दम फरमाया करते थे, तो इसमें नजर का लगना भी हक है। आसान दम क्या हो सकता है जो इंसान खुद कर सकता है नजर से बचने के लिए? वैसे तो कुरान सारा ही शिफा है, और सूरह फातिहा का नाम भी शिफा रखा है, और आखिरी जो कुल हैं मुअव्वज़तैन
ये इसी के लिए नाजिल हुए हैं, जादू, सहर, टूना, इन तमाम चीज़ों के लिए। तो उनको पढ़कर इंसान खुद ही जो है वो उसमें दम ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि जो हमारा मुआशरा है, इतना यकीन क्यों है नजर बद पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अहम टॉपिक है, और मुझे वैसे जिस टॉपिक का कहा गया है वो जादू के हवाले से कहा गया है जी। तो मैंने तैयारी भी उसी के हवाले से की। बहरहाल कोई मसला नहीं, हम इस पे बात कर लेते हैं नज़र के हवाले से। अब आपका ये सवाल है कि लोग इसको इतना सीरियस क्यों ले लेते हैं, इसकी हकीकत की वजह से हकीकत क्या है? देखिए बात यह है कि नज़र तो हक है, तो हदीस में आ गया है, और नज़र जो है ये हसद की वजह से होना एक अलग बात है। लेकिन जिस तरह बताया गया कि औलाद के वालिदैन की नज़र लग जाती है, एक दोस्त को जिससे आपका ताल्लुक है, मोहब्बत है, नफरत नहीं है, गुस्सा नहीं है, दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप उसका अच्छे कपड़े देखते हैं, उसका आप चाल चलन देखते हैं, उसका बिजनेस देखते हैं, उसकी गाड़ी देखते हैं, उसके मामला देखते हैं, या कोई आलिम दीन है, या कोई अच्छी आवाज़ में कुरान पढ़ता है, नात पढ़ता है, नज़म पढ़ता है, किसी भी शोबे में कोई काम हो, वो चमक धमक में हो, ज़रा अच्छा हो, उसकी शोहरत हो, तो बंदे की दिल से जब बंदा उसको देखता है तो वो नज़र लग जाती। लेकिन एक बात याद रखें कि हर बंदे की नज़र नहीं लगती। ये भी कुछ ऐसे अफराद होते हैं जिनकी ख़ास तौर पर वो किसी को अगर कह दें ये चीज़ बहुत अच्छी है, तो वो उनकी ज़बान से निकले अल्फाज जो होते हैं वो तीर की तरह जाकर बंदे पे हमला करते हैं, तो नज़र लग जाती है। और नज़र हक है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें डाउट की बात है नहीं, नज़र हक है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे यहाँ जो लोग बहुत ज़्यादा आज तो नफ्सियाती, आपको पता लोग नफ्सियातीपन जो लोगों में बहुत ज़्यादा आ चुका है, ख़ास तौर पर कोरोना के बाद लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, खौफ में मुब्तला। कोई कहता है मुझ पे जादू है, कोई कहता है मुझ पे नज़र है, कोई कहता है जनाब फलां ने मुझ पर मेरा कारोबार बंद कर दिया, कोई कहता है मेरे मामलात को बंद कर दिया, कोई कहता है मेरे गले को बंद कर दिया। मुख्तलिफ चीज़ें हम लोगों से सुनते रहते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, ये नज़र हर एक को नहीं लगती, किसी किसी को लगती। एक तो ये बात, दूसरी बात ये जादू भी हर कोई नहीं कर सकता। ये हर बंदे को इतना न तो कोई जादू का तोड़ जानता है। अच्छा हमारे पास एक कॉलर है अस्मा कराची से। जी अस्मा साहिबा अस्सलाम वालेकुम, अपना सवाल बताइएगा। जी वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं आपके शो की तारीफ करूंगी कि माशाल्लाह से बहुत अच्छे आप टॉपिक्स लेके आते हैं, गेस्ट लेके आते हैं और मौका देते हैं अवाम को इंटरेक्शन का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप ऐसे ही जारी रखिए और मजीद अल्लाह ताला आप लोगों को तरक्की दे। थैंक यू। और मेरा एक सवाल ये है जी कि ये जो जिन्नाती नजर बद बच्चियों को लग जाती है और उनकी शादियों में रुकावट आ जाती है, उस जिन्नाती नजर बद के खात्मे के लिए कुछ बताइए। जी जहांगीर साहब। जहांगीर साहब मैं हूँ, जी बताइएगा। देखिए मैं ये अर्ज करूंगा कि नजर हो, जादू हो, जिन्नात की तरफ से हो, इंसानी की तरफ से हो, किसी की तरफ से हो, वालिदैन की तरफ से हो, दोस्तों की तरफ से हो, उसके लिए सबसे जो बेहतरीन अमल है वो है सूरह फलक और नास। आका अलैहिस्सलाम हसनैन करीमैन पे दम करते थे, और अब इससे बड़ा अमल और क्या। और दूसरी बात यह है कि आका अलैहिस्सलाम पर जब जादू किया गया तो आपको पता है आका अलैहिस्सलाम की तबीयत भी नासाज हुई, और आका अलैहिस्सलाम उसके बाद सूरह फलक और नास नाजिल हुई। हजरत जिब्रील मेरे आका के बारगाह में आए तो आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली हजरत तला को हुक्म दिया कि फला कुएं में जाएं, वहाँ आप देखें वहाँ सुइयाँ वगैरह फला ये नज़र वाले जादू वाली चीज़ें पड़ी थी। तो एक आपको पता है यहूदी ने आका अलैहिस्सलाम पे जादू किया, तो फिर मौला अली को आका अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि सूरह फलक और नास की 11 आयातें ये आप पढ़ते जाएं और ये गिरें खोलते जाएं। एक आयत पढ़ते जाए खोलते जाए, पढ़ते गए गिरें खोलते गए, आका अलैहिस्सलाम की सेहत बिल्कुल बेहतर होगी। अब इस पर बाद लोग ये भी इतराज करते हैं जनाब अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि हुजूर की हिफाजत का जिम्मा लिया है, तो हुजूर पर जादू कैसे हुआ? ये जादू जो आका अलैहिस्सलाम पे हुआ, अल्लाह माफ फरमाए, ऐसा नहीं होगा आका अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा तबीयत नासाज हो गई, जिस तरह दिमागी को तवाजुन का मामला आया, ऐसा मामला नहीं हुआ। वो हल्का फुल्का मामला होता है। और आका अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ गज़वात में आपको पता है कि जख्मी भी हुए, इस तरह की चीजें आती रही, लेकिन मुकम्मल तौर पर आका अलैहिस्सलाम की जान को दुश्मन नुकसान नहीं पहुंचा सके। क्यों? कि वल्लाहु यअसिमुका मिनन्नास, अल्लाह ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान की हिफाजत का जिम्मा लिया। अब बेहतरीन अमल यह है कि सूरह फलक और नास जो है इसको 11 बार पढ़ के अपने बच्चों पर दम करें, खुद दम करें। ये जो बाबे हैं, ये जो जाली आमिल हैं, 2 नंबर फ्रॉडिया लोग हैं, इनसे बचें, नफसियाती डिप्रेशन ठीक हो गया। जहांगीर साहब नबी ने भी खुद इलाज हजरत आपकी तरफ आऊंगा। मंजिल दुआ के हवाले से कहा जाता है कि मंजिल पढ़नी चाहिए, और उसका और नजर बद का क्या अमल दखल है? जी बिल्कुल, जैसे मौलाना साहब ने कहा, इसी बात को थोड़ा सा बढ़ा के देखें। ये जो वजीफा है ना,
खुद इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम पर जब जादू हुआ तो ये वजीफा किसने बताया? अल्लाह ताला ने बताया ना। बिल्कुल। यानी सूरह फलक और सूरह नास का वजीफा इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बताया। तो अल्लाह ताला का बताया हुआ वजीफा हमारे लिए सबसे ज्यादा मुकद्दम और मोतबर है। और यही वजीफा अगर हम जारी रखें, और अक्सर उलमा भी बताते हैं, और ये खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये कुल जो है मुअव्विज़तैन और इसके साथ आप सूरह फातिहा भी मिला लें, वो भी बेहतर है। ये सारा मजमा, लेकिन ये सूरह इखलास, सूरतुल काफिरून और ये कुल, ये उलमा ने लिखा है। और वैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल भी था, आप अपने हाथों पर पढ़कर जिस्म पर दम करते थे। तो कोई भी इंसान अगर इनको अपने मामूल में जारी रखे ना, सुबह शाम, इंशाअल्लाह ये जादू, ये नजर बद और ये तमाम चीजों से अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाएंगे। इससे बड़ा वजीफा कोई नहीं। जैसे मुफ्ती साहब ने कहा कि इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के कारोबार आप देखते हैं, बोर्ड लगे होते हैं, सारी परेशानियों का हाल, तमाम तकलीफें दूर हमारे पास आ जाएं। वो खुद बेचारे अपनी तकलीफों को दूर नहीं कर सकते, और लोगों के बहुत ज्यादा लोगों को धोखा दिया जाता है, काला बकरा लाओ, फलान लाओ, फलान लाओ। आपके पैसे भी बचेंगे, आपका वक्त भी बचेगा, आप पर कामिल अल्लाह पर भरोसा होगा लोगों को। अच्छा, हमारे पास एक कॉलर भी है, आप जरा उनकी कॉल ले लेते हैं। मुनव्वर शाहीन साहब हमारे साथ बावल नगर से। जी पूछिएगा, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल ये है उलमा इकराम साहब से कि मेरा ना जस्टोर का कारोबार है, तो अक्सर वो कम होने की वजह से कुछ मैंने हिसाब करवाया था, तो उन्होंने कहा था कि नजर बद का शाखा और ऐसा कुछ नहीं है। तो नजर बद को दूर करने के लिए मुझे क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी ऐसी आयात पढ़नी चाहिए जो नजर बद को खत्म कर सके? ठीक जी, एक तो यही आपको बताया, सूरह फलक, सूरह नास और सूरह फातिहा। एक कुरान मजीद की दूसरी आयत है, वहीं यकादुल्लज़ीना कफरू लयुज़्लिकूनक बिअब्सारिहिम लम्मा समिअ ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहुम लमजनून। ये आयत भी पढ़ लें। ये आयत कौन सी सूरत की है? अगर सूरत का नाम तो मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन उसके अलावा अगर ये नहीं याद हो सकती तो सूरह फलक, सूरह नास पढ़ें। सूरह फलक और सूरह नास, बल्कि चार कुल, सूरह फातिहा और आयतुल कुर्सी पढ़ें। देखें, अपना ताल्लुक हम अगर किताबुल्लाह के साथ जोड़ेंगे, नमाज का हर आदमी पाबंद हो, ठीक है, अल्लाह ताला के अस्मा वो उसका विर्द करता रहे। और ये जो सूरतें हैं, पहले भी मैंने कहा, मुफ्ती साहब ने भी कहा है कि ये अल्लाह ताला का बताया वो वजीफा है। जो इंसान सुबह की नमाज के बाद, मगरिब के बाद इनको पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह ये तमाम चीजें दूर होंगी। ठीक। जंगली साहब, एक मेरा सवाल भी थोड़ा सा ले लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा'a इस्मिही शै'उन फिल अर्ज़ि वला फिस समा वहुवस समीउल अलीम, ये भी आप नजर पे पढ़ सकते हैं। सुभान अल्लाह, ये तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई बंदा ये पढ़ लेता सुबह शाम 3 मरतबा, वो तमाम पूरा दिन जो है वो नुकसानात से महफूज रहता है। यहाँ तक अगर कोई जहर भी उसको मिला कर देगा वो उसको नुकसान नहीं देगा। ये इतनी बाबरकत आका अलैहिस्सलाम की दुआ है। असल में बेशुमार दुआएं हैं, बेशुमार मंजिलें हैं। औलिया और सूफिया किराम, बुजुर्गान जो हकीकत मानों में अल्लाह वाले थे, उन्होंने सारी जिंदगी आपको पता चिल्ले काटे, वज़ाइफ पढ़े, अल्लाह अल्लाह किया, मेहनतें की, तो उन्होंने जो अमल किया है। अच्छा, असल ये जो वजीफा होता है, एक तो ये होता है कि दुआओं की किताबें आप बाजार से ले पढ़ना शुरू कर दें, इससे यकीनन असर होता होगा, लेकिन इतना असर नहीं होता। एक ये कि एक बंदे ने एक अमल खुद किया है, उस पर चिल्ला काटा है, साल 2 साल या 40 दिन एक अमल को किया है, उसको किसी बुजुर्ग ने अता किया है, उसकी इजाजत से जब वो चीज आप पढ़ते हैं तो उसका और असर होता है। जिस तरह अब ये जादू है या ये नजर है, जिस तरह हमारे भाई ने बताया नजर लग जाती है, उसके लिए आप मुझे हुजूर गजाली ज़मा अल्लामा अहमद सी काज़मी का अलैहि रहमा का लख्त जिगर सरजादा सैयद हामिद सी काज़मी साहब ने एक वजीफा अता फरमाया, वो क्या खूब है, मुझे इजाजत भी अता फरमाई कि सूरह फलक और नास को इस तरतीब से पढ़ें कि शुरू में एक बार आप दरूशी पढ़ें, ठीक, एक बार बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ें, फिर फलक पढ़ें, फिर नास पढ़ें, दोनों को मिलाकर 11 बार पढ़ें, और आखिर में आप एक बार दरूशी पढ़ के फिर अपने हाथों पे फूंक मारे, फिर पूरे जिस्म पे फेर दे, पानी पे दम कर पी लें, और बड़ा वालिदैन जो है अपने बच्चों को फूंक मार कर पिला दें। ये इतना खूबसूरत वजीफा है, और मैं समझता हूँ आप यकीन जाने, मैं ये लाइव कह रहा हूँ, पिछले दिनों एक शख्स मेरे पास आया दम कराने के लिए अपनी बेटी को, जवान बेटी, तो उसकी बेटी कसम से वो इस तरह गिर पड़ी, लेकिन जब मैंने उसमें ये दम किया तो वो सीधी होकर गई। ये मेरा कोई कमाल नहीं है, मैं बाबा आमिल बन गया हूँ, अल्लाह के कलाम का। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आप दोनों शख्सियत का बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।